ओके, सो करंट अफेयर के डिस्क्रिप्टिव सेशन में सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टीयर 2 से रिलेटेड इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का वेलकम। और वेलकम के साथ साथ करंट अफेयर जो आपके टीयर 2 में आनी है वो 50 मार्क्स की है। एक पहले से वीडियो अपलोड कर दी गई थी करंट अफेयर के पूरे चीज़ों पर, उसके ऊपर जूम सेशन भी लिया था और उसी वीडियो को बहुत बढ़िया स्पीड के साथ आप लोगों को यूट्यूब पे भी अपलोड करा दी गई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये समझ लीजिए पहले वो देख लीजिए, ताकि आप पूरा का पूरा दिमाग के अंदर सिलेबस डिकोड कर सकें कि कौन सी चीज़ आपके पास आनी चाहिए और कितने मार्क्स की आनी चाहिए। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 50 में से 35 प्लस टारगेट कैसे करें। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने 44 में से 35 प्लस का टारगेट जो लेके चल रहे हैं। इसके साथ ही एक पुरानी शीट आपके सामने है, टीयर 1 का सिलेबस और टीयर 2 का सिलेबस आपके सामने है। और इस पूरे के पूरे दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं और कुछ अनकॉमन टॉपिक्स हैं। कॉमन टॉपिक्स के अंदर आपके पास स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज या साइंस एंड टेक है। लेकिन टीयर 1 की अप्रोच हो सकता है फैक्चुअल आई हो, लेकिन टीयर 2 में अगर डिस्क्रिप्टिव के सवाल यहाँ से बनेंगे तो थोड़े से एनालिटिकल या कंपैरिजन के बेस पे कुछ ना कुछ बनने वाले होंगे। उसके अलावा अगर यूनिक स्पेशल टॉपिक जो सिर्फ टीयर 2 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो सिलेबस में ही नहीं थे टीयर 1 के टॉपिक, वो कमेटी रिपोर्ट्स या टास्क फोर्सेस से रिलेटेड, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी से रिलेटेड, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ब्लॉक्स, यूरोपियन यूनियन, एफ्टा, नाफ्टा, आसियान साफ्टा, इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। पिछले दिनों में हमने ग्लोबल वर्ल्ड पर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें किस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर चीजों को इंप्रूव किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत वाली चीजों को लाया जा रहा है, उस चीज को बड़े डिटेल में देखा था। नहीं देखा है, एक बार उस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लेवल पर चलूं तो इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा। अब इस पर बात आखिर करनी क्यों चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बेस तैयार करते हैं, हमने ऐसी चीज पढ़नी क्यों है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये आपको एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से सीबीएसई टीयर 2 के सुपरिटेंडेंट के तौर पर सोचना सिखाता है। जब हम बोलते हैं इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो तो हम पूछ रहे हैं दुनिया भर में आज इंडिया की क्या इमेज है, क्या उसका ग्लोबल रोल है और इंडिया किन मुद्दों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जरा सोचिए, दुनिया एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, हर कंट्री एक प्लेयर है, कुछ बेंच पे बैठे हैं, कुछ बॉल फेंक रहे हैं, कुछ रूल्स बना रहे हैं और इंडिया इंडिया अब सिर्फ प्लेयर नहीं है, अब कोच बनने की तरफ बढ़ रहा है। उसका ओपिनियन सुना जा रहा है, उसकी लीडरशिप मानी जा रही है और देख रहे होंगे रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के लोग मिलकर अलग अलग देशों में जाकर भारत के ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं और टेररिज्म से रिलेटेड जो भी देश है उनको बेनकाब करने की ढंग से कोशिश कर रहे हैं। और आज जो ये चीज चल रही है वो पुख्ता तौर पर आपके एग्जाम में आने वाली चीज है। जब हम आपको ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं तो पहले पॉलिटिकल डिप्लोमेसी समझना जरूरी है। इंडिया का एक क्लियर स्टांस है और वो स्टांस बेशक लिख लीजिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी भी सुपर पावर, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना, किसी के पीछे ब्लाइंडली नहीं चलते। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। जब पूरी दुनिया दो कैंप्स में बंट गई थी, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में वोट करने से परहेज किया, ना किसी एक साइड पे गया ना दूसरी साइड पे। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक बैलेंस को मेंटेन करना, यस और नो। और जब डिप्लोमेटिक बैलेंस को मेंटेन किया तो भारत ने ये कहा, ना भारत इस तरफ है ना भारत उस तरफ है, भारत युद्ध के खिलाफ है। भारत बुद्ध की भूमि से आता है, इसलिए भारत युद्ध के खिलाफ। इसी तरह इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ग्लोबल स्टेज पे ग्रो कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं और अब तो हम सॉल्यूशंस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कोविन प्लेटफॉर्म, जिसने कोविड वैक्सीन को स्ट्रीमलाइन किया, वो अब दूसरे कंट्रीज में यूज करना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज में। जैसे यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम अफ्रीका के कई कंट्रीज में अडॉप्ट हो रहा है। इसका मतलब इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहा, कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया है, यस और नो। तो कल्चरल लेवल पर भी इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग है। आपने सुना होगा इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, उसके बाद ही एग्जाम आएगा 21 जून। ये इंडिया की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। इसके अलावा बुद्धिज्म डिप्लोमेसी, उससे उसके बाद आयुर्वेदा प्रमोशन। इंडिया दुनिया को सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, अपने संस्कारों, अपने कल्चरल सिस्टम से भी इंप्रेस कर रहा है। और G20 समिट में इंडिया का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, एक कल्चरल फिलॉसफी है। अब बात करते हैं ग्लोबल ग्रुप्स की। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस, उसके कोई खास अब वजह नहीं रह गई है होने की और ना होने की, और इंडिया को बहुत जल्द यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। तीसरी तरफ हम बात करते हैं आईएमएफ की, जिसने बहुत सारा पैसा अभी पाकिस्तान को चंदे के रूप में दिया है, तो वो इस कंट्रोवर्सी के तौर पर सामने चीजें आई है। उसके अलावा ब्रिक्स की बात करें, भारत उसका हिस्सा है, या स्पेशल गेस्ट के तौर पे एससीओ की बात करें, या 4 देशों के समूह क्वाड के अंदर भारत की भूमिका क्या है, या G20 को G21 अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के बाद किस तरीके से चीजें बदली, इन सभी में इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया अब सिर्फ अपने लिए बात नहीं करता, पूरे ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी आवाज उठाता है। और पिछले दिनों में जो पूरा का पूरा संकट बैठा, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसने ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा मुखर कर दिया है। इसलिए आज इंडिया के व्यू पॉइंट का इंटरनेशनल वैल्यू है, बात सुनी जाती है, समझी जाती है। यहीं से कनेक्ट होता है हमारा दूसरा टॉपिक, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स। तो पहला टॉपिक था कि
इंडिया इन द ग्लोबल वर्ल्ड, और दूसरा है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स। देखिए, जब आप सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की एग्जाम दे रहे हो तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जाना जाएगा कि आप उस इवेंट को किस नजरिए से देखते हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्या बढ़ेगा और क्या चीज घटेगी। इसका मतलब आपको उन चीजों के ऊपर व्यू पॉइंट या ओपिनियन रखने की कोशिश करनी है। नेशनल इश्यूज वो होते हैं जो देश के अंदर घट रहे हैं, जैसे कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हुआ, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट चल रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात चल रही है, सेंटर वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट चल रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल नेशनल इश्यूज हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो बजट 2025 की जो प्रायोरिटीज हैं, मेक इन इंडिया को जो फोकस है, या फिर इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है, ये सब आज के इकोनॉमिक इश्यूज हैं। एक और एग्जांपल है जीएसटी। इसका इंप्लीमेंटेशन एक नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म था जिसका लोकल लेवल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। एनवायरमेंटल इश्यूज भी आज के एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन हो, जोशीमठ का लैंड सिंकिंग हो, या हीट वेव्स का रेगुलर होना हो, ये सब सिग्नल करते हैं कि इंडिया को क्लाइमेट अडेप्शन की या क्लाइमेट अडेप्टेशन की तरफ एक्टिव होना पड़ेगा। और ग्लोबल लेवल पर COP 28, 29, 30 जैसे क्लाइमेट समिट्स में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का डिवाइड क्लियरली दिखाई देता है। लॉस एंड डैमेज फंड पर जो डिबेट हो रही है उसमें इंडिया जैसे देश लीडरशिप रोल में है। अगर इसके बाद नए टॉपिक पर चलें, सिक्योरिटी इश्यूज भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। और आज की करंट अफेयर में जो हमने पहला सेक्शन बनाया था वो सिक्योरिटी इश्यूज का ही बनाया था। और वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर अमेरिका क्यों हिपोक्रेसी खेल रहा है, अमेरिका क्यों एप्पल की कंपनी को भारत में नहीं आने देना चाहता है, क्यों भारत के खिलाफ हल्का फुल्का जाने की कोशिश कर रहा है, और क्यों वो एक तरफा कैटेगोरिकली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाल रहा है या उसका समर्थन नहीं कर रहा है भारत की बातों का कि वो टेररिस्ट स्टेट के तौर पर घोषित हो। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, टेररिज्म की बात हो, या साइबर अटैक्स, ये मेजर कंसर्न है। LAC पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो, या जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक, ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। और इंटरनेशनल फ्रंट पर इजराइल हमास हो, या रशिया यूक्रेन वॉर हो, या मिडल ईस्ट के अंदर तमाम तरह की घटनाएं हो, ये कन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली इंडिया की डिप्लोमेसी और इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। सोशल इश्यूज भी बहुत रेलेवेंट है। बेशक हाल ही के दिनों में कास्ट सेंसस पर पॉलिटिकल डिवाइड हो, या जेंडर इक्वलिटी की डिमांड्स हो, एजुकेशन में रिफॉर्म्स हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ पॉलिसी नहीं, पब्लिक परसेप्शन भी शेप करते हैं। और इसलिए आप लोग एक चीज लिख लीजिए, आप एजुकेशन के टॉपिक के आसपास, NEP के टॉपिक के आसपास जितने क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर में, एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का करंट अफेयर में आपको देखने को मिलने वाला है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर करंट अफेयर या वर्ल्ड सिनेरियो का एग्जाम से क्या लेना देना। तो जवाब सिंपल है, जब आप सुपरिटेंडेंट बनते हो, डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास आती है। आप सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बनते, आप एक पॉलिसी मैसेंजर बनते हो। आपको ये समझना होगा कि एक डिसीजन कहीं पर भी लिया जाएगा, उसका रिपल इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक आता है। जैसे अगर यूरोप कार्बन टैक्स लगाता है तो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। अगर यूनाइटेड नेशन में किसी इशू पर वोट होता है तो उसका असर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे भी पड़ता है। अगर किसी अफ्रीकन कंट्री में कू यानी कि तख्ता पलट हो जाता है तो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स रिव्यू में चले जाते हैं। सो ग्लोबल इज नॉट फार, इट इज जस्ट अनदर फेस ऑफ नेशनल नाउअडेज। सो और इसीलिए आज का लेसन ये समझने के लिए था कि आपको न्यूज में सिर्फ हेडलाइन नहीं देखना है, आपको उन हेडलाइंस के पीछे के पैटर्न समझने हैं, उसका नेशनल और ग्लोबल रेलेवेंस देखना है। आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए पर्सपेक्टिव, एक सोच होनी बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो या इससे कोई इशू समझो, तो फिर आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, सिक्योरिटी, इस फॉर्मेट में उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करना, प्रत्येक डायमेंशन को देखने की कोशिश करना, और उसके अंदर इन्वायरमेंटल का डायमेंशन देखना भी बहुत जरूरी है। और याद रखो, इंडिया की इमेज एक फास्ट ग्रोइंग, कल्चरली रिच, डिप्लोमेटिकली स्मार्ट कंट्री की है, और आप जैसे कैंडिडेट्स उस इमेज का हिस्सा हो। इसलिए आपका प्रत्येक आंसर जो क्रिटिकली इवेल्युएट करने के सेंस में भी आए, उसकी एंडिंग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल के सेंस में होनी चाहिए। तो बाद के लेक्चर्स में हम प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की, पर उससे पहले ट्राई करो कि आज के लेक्चर के बाद आप खुद से एक नोट बनाओ। जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो, जब भी कोई न्यूज़ पढ़ो तो एक क्वेश्चन लिख लेना, और कोई भी न्यूज़ से वो क्वेश्चन जरूर पूछना कि व्हाट रोल डज इंडिया प्ले इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर। आज का जो भारत है, 21वीं सदी के भारत के वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके की भूमिका निभाता है, लिखने की कोशिश करो विद एग्जांपल्स, विद मेटाफर्स, विद क्लैरिटी। और इसी तरीके की शुरुआत आपको यहां से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बात करते हैं इंडिया इन द ग्लोबल सिनेरियो। जो आप सोच पा रहे होंगे, आप लिख पा रहे होंगे, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। ये सेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, क्या आपको सामने की चीज सही नजर आ रही है। जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं वो लोग जूम कर सकते हैं, जो लोग लैपटॉप या टैब में, उनका ऑलरेडी जूम होगा चीजों को। कीप योर कैमरा ओपन, कीप योर एंथुसियाज्म हाई। एवरीबडी, शुड आई स्टार्ट नाउ? रेज योर हैंड। हेलो हेलो, सही है, हेलो, ठीक है। चलिए, सो इंडिया की पोजीशन ग्लोबल सिनेरियो में अगर कोई पूछा जाए तो इसके अंदर बेसिक बातें अगर बिना एग्जांपल के लेनी हो तो क्या समझ में आनी चाहिए। इंडिया की पोजीशन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रही है ये पता होनी चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर हम जीडीपी के सेंस में कौन से नंबर पर आते हैं, और पर कैपिटा इनकम के तौर पर या पीपीपी मॉडल पर कौन से नंबर पर आते हैं। भारत की अपनी पॉपुलेशन क्या है, और भारत का अपना मार्केट साइज क्या है, और भारत का बाकी देशों के ऊपर कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है।
जब बात करते हैं इंडिया के रोल की इंटरनेशनल रिलेशन पर, तो बाकी देशों के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन कैसे हैं, द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, और अलग अलग जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम हमने लिए, चाहे वो यूएन हो, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ हो, या प्रत्येक ऐसा कोई भी देश ग्रुप हो, उसके अंदर भारत का पार्टिसिपेशन क्या रहता है, और भारत की पिछले दिनों में जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से अपनी ऑब्जेक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुई है एंड स्टेबल भी हुई है। साथ ही साथ हमने देखना पड़ेगा कि भारत को ग्लोबल एरिना में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, या एनवायरमेंटल कंसर्न हो। और इसी तौर पर भारत के अपने ग्लोबल एस्पिरेशन और इनिशिएटिव पिछले दिनों में क्या रहे हैं, चाहे हमने कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश को अंदर की चीजों को मान कर लिए या वर्ल्ड ऑर्डर में मान के लिए, या कौन कौन से नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन पर भारत ने कौन से इफर्ट किए हैं, 2030, 2050 या 2070 के कौन कौन से टारगेट को हमने अचीव करने के लिए किस तरीके से ईवी समेत कौन कौन से नए कदम उठाए हैं, और साथ ही साथ भारत ने पीस कीपिंग या ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या किया है। साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पर भारत की अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग में अमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में क्या होना है। भारत ने पिछले दिनों किसी एक देश के साथ को चेयर किया था एआई समिट को, क्या बता सकते हैं इंडिया ने किस देश के साथ को चेयर किया था, चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए। और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, या ग्लोबल गवर्नेंस को करने की बात हो, या यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की हिस्सेदारी की बात हो, उसके अंदर कितने लोग पक्ष या विपक्ष की बात हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इंडिया ने जो एआई की समिट जो को चेयर की थी वो फ्रांस के साथ की थी, बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक फैक्चुअल सवाल हुआ, लेकिन इन चीजों को अब व्यू पॉइंट के साथ अब आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा अपने अंदर। हेलो हेलो, एवरीथिंग कनेक्टेड? ठीक, बहुत बढ़िया। तो इंटरनेशनल रिलेशन आपके टॉपिक के तौर पर आता है, और अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर, विश्व व्यवस्था के तौर पर हमें चीजों को पढ़ना है। अगर हम बात करें पिछले दिनों में अप्रैल की करंट अफेयर को, अगर आपने देखा हो, तो अप्रैल की करंट अफेयर में एक चीज आई, बिम्स्टेक। और इसका उदाहरण इस बात से लिया जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, वो साथ में बैठे थे, और थाईलैंड के अंदर ये चीजें हुई, और उसके बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी मिले मोदी जी। तो आखिर ये बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, इसका सेक्रेटेरिएट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर कंट्री है, और इंडिया इसको ज्यादा इस समय प्रेफरेंस क्यों दे रहा है, इस तरह की सारी चीजें आपको जान लेनी जरूरी है। तो पहली बात, ये न्यूज में इसलिए था, बिम्स्टेक समिट इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया, दिस इज अ शिफ्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर टुवर्ड्स रीजनल ग्रुपिंग। एक रीजनल ग्रुपिंग हमारी सार्क की थी, कोई बता पाएगा सार्क की फुल फॉर्म? और उसके बाद अब दूसरी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम बिम्स्टेक का पार्ट एक अच्छे तौर पर निभा पाएं, और भारत उसको पाइनियरिंग करते हुए लीडरशिप कर पाए, एजेंडा स्पेसिफिक ऑपरेशन हो, और ग्लोबल साउथ को एम्पावर करने की कोशिश करें। तो बिम्स्टेक के अंदर जो देश हैं वो याद कर लीजिए पहले ही, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके अंदर एक वो देश नहीं है जिसको हम टेररिस्ट कंट्री कहते हैं, क्योंकि अगर हम सार्क के अंदर लीड करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और जबकि मोदी जी और पूरा देश अपनी विदेश नीति में बार बार कह चुका है, टेरर, ट्रेड एंड टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर, ट्रेड एंड टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। भाषणबाजी के हिसाब से ये चीजें बड़ी अच्छी और आसान लगती है, लेकिन क्वेश्चन के तौर पर एमसीक्यू या क्वेश्चन के तौर पर डिस्क्रिप्टिव में इन चीजों को किस तरीके से बांध के सजा के लिखना होता है, उस समय बहुत गहरी बात समझ में आनी चाहिए कि फैक्चुअल चीजें लिखनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हुए काम करना है। तो सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो विश्व व्यवस्था क्या होती है? वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड गवर्नेंस दैट डिटरमाइंस हाउ नेशंस इंटरैक्ट, कोऑपरेट एंड कम्पीट इन इंटरनेशनल अफेयर। विश्व व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो यह तय करती है कि देश एक दूसरे से कैसे संबंध बनाएंगे, सहयोग करेंगे या प्रतिस्पर्धा करेंगे, और कौन से संस्थान या देश उस व्यवस्था में प्रमुख होंगे। आप में से कोई बता सकता है इस समय कि भारत के संबंध किस देश के साथ सबसे सही चल रहे हैं, जैसा अंदर से चाह रहे हैं वैसा चल रहा है, किसी तरह की हिपोक्रेसी नहीं है? तो मेरे ख्याल से S-400 वाले देश का नाम दिमाग में आ रहा होगा, यस और नो? क्या नाम है उस देश का? रशिया, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अपना हाथ चैट बॉक्स में रखो, बढ़िया से बढ़िया बताओ। एक देश जिससे भारत को थोड़ा बच बचा के चलना पड़ता है, कभी पक्ष में आ जाता है कभी विपक्ष में। जब बात करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म की, तो वो एनआईए को अपना एक बहुत ही कुख्यात आदमी जो 2008 में कैदी था, उसको एक्स्ट्राडाइट करके भेज देता है, तहव्वुर राणा को। तब लगता है कि अमेरिका भारत के साथ है, और जब भारत कहता है अमेरिका को कि भैया इसको टेररिस्ट देश घोषित करो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इधर उधर बातें करने लगता है, और कहता है दोनों देशों में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बस ट्रेड करते रहो। अरे तू दुकानदार आदमी है, हमारी दुकानदारी इस बात पर नहीं चलती है। यूएसए किस देश के साथ, चलिए मैं आपसे दो देशों के नाम या तीन देशों के नाम बताइए। झगड़ा हमारा पाकिस्तान से हुआ, लेकिन फर्क उन तीन देशों को पड़ा, और उन्होंने तीनों ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को समर्थन इनडायरेक्टली डायरेक्टली देने की कोशिश की। कौन से तीन देश हैं? वेरी गुड, टर्की, चाइना, अजरबैजान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि कौन से देश से हमने संबंध बनाने हैं, किसके साथ हमने सहयोग करना है, और किसके साथ हमने प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करना है, यस और नो? इसी को बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व व्यवस्था। बात समझ में आई है नहीं? एग्जाम्पल के साथ। रीचा जी को नींद आ रही है, हम लोरी का काम भी करते हैं ठीक है, चलिए बात करिए।
तो अगर बात करें वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज होता गया है पिछले दिनों में, विश्व व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है, तो 1648 की अगर बात करें तो 1648 के अंदर वेस्टफैलियन प्रणाली चलती थी। जितने भी आपके सॉवरन कंट्रीज थे उनकी संकल्पना, उनकी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद 1776 से 1800 के बीच एज ऑफ रिवॉल्यूशन चला, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और तमाम तरह के लोकतंत्र की स्थापना लगातार होती गई। 1919 के अंदर भारत के अंदर बेशक एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसे 13 अप्रैल के तौर पर जाना जाता है। कैसे मीठे गीत सुनाऊं, कैसे सुंदर छंद बनाऊं, बेबस लोगों की मौतों का दर्द भरा एक राग है, ये जलियांवाला बाग है। 1919 शायद आपको याद हो। और उसी में 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद लीग ऑफ नेशन हुआ और उन्होंने एक आत्मनिर्णय का सिद्धांत बनाया। 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कहीं ना कहीं शीत युद्ध की शुरुआत हुई और पूरा विश्व बाईपोलर हो गया, द्विध्रुवीय हो गया। एक जगह अमेरिका था जहां पर उसके साथ एक संगठन था और दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर था, जिसको लीड रशिया कर रहा था। और उसके बाद 1991 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पूरे के पूरे कोल्ड वॉर का एंड हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया और अमेरिका की एक ध्रुवीय सत्ता हो गई। और 1991 से ही भारत ने भी एलपीजी पॉलिसी को लागू कर दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस और नो? तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो बात 1991 की थी और अभी 2025 चल रहा है। पिछले 35 साल के अंदर कितना सब कुछ बदला होगा, और उस 35 साल के अंदर जो पिछले 2-4 महीने में बदला है वो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत बड़ी चीजें आपसे नहीं पूछी जानी, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उठाने वाली चीजें आपको सीख जानी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना केवल आपके साइंस एंड टेक से रिलेट करता है, बल्कि इंग्लिश का सेक्शन भी आपके पास थियोरेटिकल तौर पर आना है। वहां पर भी आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन मिल सकता है, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लेवल पर आपको कोई पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है, या कोई प्रेसी राइटिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है थ्योरेटिकल बेस पर। तो अगर आपकी इन चीजों पर कमांड ठीक ठाक है तो पढ़ने की स्पीड भी तेज हो जाती है। अगर आपका पढ़ने का इंटरेस्ट इन चीजों पे नहीं है तो आप लैक करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे भी और एक्यूरेसी पर भी। तो अगर करंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं अमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे के, तो अगर इनको देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले मल्टीलेटरल ऑर्डर जो पोस्ट वॉर के बाद है वो डिक्लाइन हो गया है। अब मल्टीलेटरल ऑर्डर नहीं है, अमेरिका ही अमेरिका है। सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की सूचना ना भारत को मिली थी, भारत की जनता को, ना पाकिस्तान को जनता को मिली थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई थी। और जब बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि अमेरिका कहीं था, वेयर वॉज द यूएस, तो उन्होंने कहा यूएस वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस अपने यूनाइटेड स्टेट्स में ही था, वो कहीं बीच में नहीं था। तो लेकिन इस तरह के अपने पंचेस को लिखना अपने तौर पर ठीक नहीं है, बट ये भारत की न्यूट्रलिटी, स्टेबिलिटी को शो करने की कोशिश करता है। द यूएन इज अनेबल टू रिजॉल्व मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट, गाजा हो, यूक्रेन हो, या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में तो कोई थर्ड पार्टी होगी भी नहीं, ये पहले से डिसीजन लिया जा चुका है। तो मल्टीलेटरलिज्म नाउ अपीयर आउटडेटेड और ऑब्सोल्यूट। संयुक्त राष्ट्र जैसे पुराने मंच अब आधुनिक संकटों जैसे गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध को हल नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा राइज ऑफ पॉली क्राइसिस एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, the world is dealing with interconnected issues like war, cyber threat, pandemics and climate change. युद्ध, महामारी, साइबर हमले और जलवायु संकट जैसे कई संकट एक साथ चल रहे हैं। इट्स नो लॉन्गर अ डोमिनो, इट्स अ जेंगा। रिमूव वन एंड एवरीथिंग शेक्स। एक प्रॉब्लम को हटाओ दूसरी आ जाती है, दूसरी को हटाओ तीसरी आ जाती है, तीसरी को हटाओ चौथी, पांचवी, छठी एक साथ आ जाती है। तीसरी बात है रीजनल एंड एजेंडा बेस्ड कॉपरेशन हो रहा है। अब बहुत ज्यादा यूएनओ की बात नहीं होती है, एक तरफ क्वाड की बात होती है, एक तरफ बिम्स्टेक की बात होती है, एक तरफ एससीओ की बात होती है, एक तरफ ब्रिक्स की बात होती है, तो एक तरफ बिम्स्टेक की बात होती है। बिकॉज दे प्रमोट रीजनल यूनिटी एंड रिड्यूस वेस्टर्न डिपेंडेंसी। ब्रिक्स शंघाई और सहयोग संगठन, बिम्स्टेक जैसे मंच अब पारंपरिक पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलैरिटी की राइजिंग हो रही है। भारत जैसे देश इस समय अलाइन नहीं करे कंप्लीटली किसी भी देश के साथ, किसी भी पावर के साथ। दे आर क्रिएटिंग अ मल्टी पावर्ड बैलेंस। भारत जैसे देश अब किसी एक ध्रुव के अधीन नहीं रहकर अपनी स्वतंत्र रणनीतिक स्थिति बनाए हुए हैं। और पांचवी बात है स्ट्रेटेजिक सेल्फ हेल्प। कंट्रीज आर लोकलाइजिंग सप्लाई चेन, सप्लाई के तौर पर फूड की सप्लाई हो, वैक्सीन की सप्लाई हो, एनर्जी की सप्लाई हो, टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो, एआई की सप्लाई हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो, नैनो टेक्नोलॉजी की सप्लाई हो, जीनोम सीक्वेंसिंग की सप्लाई हो, सभी की सभी सप्लाई सेल्फ रिलायंस के तौर पर हो रही है। और पिछले दिनों में देखा होगा भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर होने के बाद डिफेंस सेक्टर किस तरीके से बढ़ा है, डिफेंस की डिमांड किस तरीके से बढ़ी है, आपने देखा होगा। और इसमें 17 देशों ने भारत से डिमांड की है कि हमें भारत की वो सारी की सारी डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस पर भारत ने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो देश अब नेबरहुड फर्स्ट नीति से नजदीकी देशों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, दूर वाले देशों पर नहीं है। और अगर हम नजदीकी देशों के साथ भूमिका बढ़ा रहे हैं और नजदीक में एक तरफ रेगिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है, तो हमें देखना पड़ेगा ना रेगिस्तान से फायदा, ना पाकिस्तान से फायदा, ना चाइना से फायदा। तो हमें कुछ पड़ोसी मुल्क ऐसे अपनाने पड़ेंगे जिनको हम छोटा भाई, बराबर का भाई, बड़ा भाई मानते हुए आगे लेकर चले, और भारत, रशिया, अमेरिका, चाइना जैसी एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर स्टैंड कर पाए, न केवल अर्थव्यवस्था के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर, बल्कि ग्लोबल पोजिशनिंग के तौर पर। कनेक्ट हो पा रहा है कुछ दिमाग में? मैं अपनी तैयारी से आया हूँ, आप अपनी तैयारी से आए होंगे।
तो बड़ी बात है, फ्रॉम ग्लोबल टू घर का जुगाड़ करना जरूरी है, ग्लोबल जुगाड़ से घर का जुगाड़ करना जरूरी है, और वहीं से आपके पास क्वेश्चन बनेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन भारत की भूमिका के तौर पर डिजिटल लीडरशिप में हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीआई, कोविन और ओएनडीसी के तौर पर। कल्चरल सॉफ्ट पावर में योगा डे, आयुर्वेदा डिप्लोमेसी के तौर पर। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में सोलार अलायंस या डिजास्टर रेजिलियंस के तौर पर। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में वसुधैव कुटुंबकम G20 थीम के तौर पर, या बैलेंस्ड मल्टीपोलैरिटी में भारत का ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड या G20 के अंदर भूमिका के तौर पर। बड़े से बड़ा सवाल आ सकता है और इससे बाहर नहीं जाएगा, लिख लो। इससे बाहर नहीं जाएगा, लिख लो। जो बोल दिया मतलब बोल दिया। चलिए, टेक योर टाइम एंड टेल मी हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, स्क्रीनशॉट भी होता है। आ रहा है कुछ समझ में? हेलो हेलो। चलिए, मेरा सेशन पूरा हुआ या अभी चलना बाकी है? कितनों को लग रहा है कि अभी तो सर वो चीज़ आई नहीं जो चीज़ होनी चाहिए? कैसे लगा आज का सेशन? सर उसमें 90 मिनट लिखा था, अभी 90 मिनट हुए नहीं। है इतना जोर, है इतना जोश। चलिए, पानी पीजिए एक घुट, फटाफट एक गिलास पानी पीजिए, एक घुट पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी इसलिए पिला रहा हूँ क्योंकि अगले स्लाइड में बेहोश हो सकते हैं दो चार। चलिए, कीप योर कैमरा ओपन एवरीबॉडी। देखो, कैमरा खोलने के बाद में आपको फर्क बताऊंगा। हाँ भाई, पीजिए, अंदर पीजिए, हाँ बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत के सामने कुछ चैलेंजेस। सवाल अभी तक हमने बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव किया, आहा भारत, वाह वाह भारत, ओहो भारत, ओहो टमाटर, बड़े मजेदार। लेकिन लेकिन अभी चैलेंजेस भी तो देखने पड़ेंगे, और चैलेंजेस का सोल्यूशन निकालना भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो होती है जो प्रॉब्लम सीकिंग एटीट्यूड ना हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड नेचर हो। तो चैलेंजेस में से सोल्यूशन निकालोगे या अचीवमेंट्स में से सोल्यूशन निकालोगे? तो हमेशा चैलेंजेस में से सोल्यूशन या सजेशन निकालेगा। तो भारत के सामने कुछ चैलेंजेस है, एक एक करके देखिए। सबसे पहला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, वैश्विक संस्थाओं का विघटन। यूएस पॉलिसीज स्टालिंग अपॉइंटमेंट इन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ पर अमेरिका की नीतियां हैं। अक्सर कहते हैं यूएनओ, जिसमें यूएसए की यस यस है, बाकी सबकी नो नो है, वो आजकल यूएनओ। यस और नो। दूसरा है क्लाइमेट जस्टिस डिवाइड, नया जलवायु न्याय का विभाजन। सीओपी 27, 28, 29, 30 के अंदर लॉस एंड डैमेज के ऊपर फंडिंग पे डिस्प्यूट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है। तीसरा है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जियो पॉलिटिकल राइवलरीज, इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर टेंशन अलग अलग चल रहे हैं। और कई जगह तो चाइना जानबूझ के भारत का झगड़ा लगवा देता है किसी छोटे से देश के साथ, शायद आपको पता होगा, मालदीव्स। भारत के प्रधानमंत्री ने जाकर भारत के एक छोटे से यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप पे जाके कुर्सी बिछा के बैठ गए, और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, आपको पता होगा, पूरा का पूरा ट्रेवलिंग बैठ गई थी। इसका मतलब किसी भी देश के ऊपर चोट करना है, उसके धंधे पर चोट कर दो, सारा गेम खत्म। पिछले दिनों में आपको पता लगा होगा, टर्की भी हाथ जोड़ने लग गया है। यस और नो? ये सब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिखाएंगे, शुरू से सिखाएंगे। उसके बाद एक चर्चा चलती थी 1991 में, एलपीजी, जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन, और अब 2025 तक आते आते एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, डी ग्लोबलाइजेशन। मोनेटाइजेशन, डी मोनेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब चीजें, सारी की सारी चीजें फैलनी शुरू हो गई थी, अब सीधे सीधी टूटनी शुरू हो गई। यूनाइटेड यूनियन का सीबीएम या यूएस चाइना का आपस में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, एक बात थी कि एक देश दूसरे देश से कुछ मंगा के एक दूसरे की चीजें पूरी कर लेगा जो कमियां होंगी। अब जो कमियां कमियां रहे, आपस में कौन ज्यादा और कौन कम करेगा। विश्व के तौर पर अमेरिका चाइना को तो अपना कॉम्पिटिटर मानता ही था, अब धीरे धीरे उसने भारत को भी कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दिया है। चलो, एक पर्सनल लेवल पे बात बताओ, किसी दिन आपका पक्का दोस्त आपको कॉम्पिटिटर मानना शुरू कर दे, कहने के लिए संबंधों के तौर पर ये बुरी बात है, पर ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस एक्सीलेंस को बढ़ाती है या घटाती है? बढ़ाती है। एक्सीलेंस बढ़ना चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो एक दूसरे के साथ हम पावर बैलेंस होती है, ग्लोबल पावर बैलेंस होती है, शक्तिशाली देशों के साथ संतुलन होता है, और हम यूएस और रशिया के साथ मैनेज कर पा रहे हैं अपनी कूटनीति को, अपनी टाइज को। तो ग्लोबल मंच है, कुर्सियां कम हैं, भारत भी बैठना चाहता है और भारत चलाना भी चाहता है। देर आर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बट नॉट एनफ सीट्स, एंड इंडिया वांट्स टू बोथ सिट एट द टेबल एंड लीड इट। बैठना भी चाहता है, तो दूसरे क्यों चाहेंगे कि भारत भी आकर बैठे? भारत को तो आज भी वो स्नेक चार्मर कंट्री के तौर पर देखते हैं, सपेरों के देश के तौर पर देखते हैं। तो भारत ने आखिर इन चीजों को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको एक 6D स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले या ना ले, लिख लिए जरूर। 6D में डी जो 6D है, लिखकर चीजें याद हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लिख लेना जरूर। 6D टेक्निक बता रहा हूं, माइंड ट्रिक है, और इस 6D टेक्निक से आप किसी भी तरह का नेशनल इंटरनेशनल का क्वेश्चन, एमसीक्यू का आए या फिर डिस्क्रिप्टिव का आए, कम से कम 75%, 75% आंसर आप लिख दोगे अगर ये वाले बात लिख दी तो। यस और नो?
डी में पहला डी है डी लिंकिंग इश्यूज, मुद्दों को अलग अलग करके देखें। ग्लोबल डिप्लोमेसी ऑफन बंडल सिक्योरिटी, ट्रेड एंड ह्यूमन राइट्स, इंडिया एडवोकेट्स हैंडलिंग देम सेपरेटली। कूटनीति में सुरक्षा, व्यापार, मानवाधिकार जैसे मुद्दों को अलग अलग सुलझाना चाहिए। सीमा विवाद के बावजूद भारत चीन का व्यापार वार्ता जारी, यस और नो। बेशक सीमा विवाद एक तरफ है, लेकिन हमारा ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी चीज पे डी है डिसेंट्रलाइजिंग फोरम्स। फोरम्स का मतलब होता है जितने मंच है, केंद्रीकरण से दूर जाएं। पावर शुड नॉट रेस्ट ओनली विद द यूएन, डब्ल्यूटीओ एटसेट्रा। इंडिया प्रमोट्स रीजनल ब्लॉक्स। यूएन, डब्ल्यूटीओ जैसे केंद्रीय मंचों की बजाय भारत क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देता है। इसका मतलब पिछले दिनों में हमने बिम्स्टेक हो, आईओआरए हो, आईएसए हो, ये इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया के द्वारा, और इन्होंने लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर चीजों को प्रोत्साहन दिया। अगला डी आपके पास आता है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। संतुलित रुख बनाए रखें। भारत किसी भी देश के साथ नहीं है ना। भारत ने पिछले दिनों में विजिट के दौरान रशिया में भी विजिट की और अगले महीने यूक्रेन में भी विजिट की, और जाकर दोनों देशों में बराबर एक लाइन कही, ना भारत रशिया के साथ है, ना भारत यूक्रेन के साथ, भारत युद्ध के खिलाफ। मेंटेन फ्रेंडली टाइज विद कॉन्फ्लिक्टिंग ग्लोबल पावर्स। इंडियाज टाइज विद बोथ क्वाड यूएस लेड है, और ब्रिक्स रशिया चाइना इंक्लूडेड है, और दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करता है, दोनों में अच्छी बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला डी है डाइवर्स वॉइसेस। विविध देशों को मंच देने की कोशिश करता है। इंडिया प्रमोट प्लेटफॉर्म्स दैट रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। पिछले दिनों में G20 को G21 बना दिया। अफ्रीकन यूनियन के 51 देश थे, सभी को G20 के अंदर शामिल कर लिया। भारत आवाज देने का काम करता है ऐसे मंचों को। इंडिया रेजिंग ग्लोबल साउथ कंसर्न एट G20। उसके बाद अगला डी है डिजिटल सॉफ्ट पावर। डिजिटल सॉफ्ट पावर, टेक्नोलॉजी आधारित नेतृत्व देने की कोशिश करते हैं। इंडिया यूज डिजिटल इनोवेशंस फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। डिजिटल माध्यमों से सॉफ्ट पावर बढ़ाते हैं। बेशक हमने यूपीआई को प्रमोट करने की कोशिश की हो, अलग अलग तरह से कोविन की आपको प्रमोट करने की कोशिश की हो, एआई को प्रमोट करने की कोशिश की हो, या तमाम तरीके से जितने भी इस समय में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसे हम साइंस एंड टेक के सेक्शन में देखेंगे। उसके अलावा अगला डी है डेवलपमेंटल अलाइनमेंट। विकासशील देशों को लगातार हम साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट लगभग सेम सेम सेम, और जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं वो दोस्त जल्दी बनते हैं, और उनकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ज्यादा अच्छी होती है। अगर मेरी प्लानिंग है कि आप लोगों को एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाए, और आपकी भी उम्मीद है कि एक ऐसा कंटेंट जो एसएससी और यूपीएससी के बीच में से निकल के सीबीएसई की तैयारी हो जाए, कहीं से डेडिकेटेड, वो मिल जाए, तो आपके और मेरे हित सेम सेम होते हैं या नहीं? तो बस वही चीजों के आपस के सहयोग है। समान आर्थिक हितों वाले देशों में सहयोग बढ़ाना, ब्रिक्स हो या अफ्रीकन यूनियन के देश हो, भारत की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स के अंदर बात करें तो BRIC और S। बी का मतलब ब्राजील है, डेवलपिंग नेशन है। ए का मतलब अपने आप में अफ्रीका है, अफ्रीका है, सॉरी। आर का मतलब है रशिया, वो अपने आप में वो पूरा का पूरा डेवलप्ड है। आई का मतलब इंडिया है, डेवलपिंग है। सी का मतलब अपने आप में अमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ब्राजील या लेटिन अमेरिका के जो देश हैं, या साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके साथ मिलकर काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। और आज की क्लास के बाद सारे बच्चे एक वर्ल्ड का मैप जरूर देखेंगे, पॉलिटिकल मैप लिख लीजिए इस होमवर्क को। वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल मैप, जिसपे सारे देश बने हुए हो, और उसमें आपने साउथ के देश देखने की। अगर पूरे वर्ल्ड को नॉर्थ और साउथ में बांट दिया जाए, तो साउथ के अंदर लगभग वो सारे देश आते हैं जिसको भारत इस समय, या भारत को जो लगातार सपोर्ट करते हैं, और भारत जिनकी वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो ये वाले जो 6D टेक्निक जिसने समझ ली और पढ़ ली, उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, इंडिया एज ए ग्लोबल ऑर्डर, लगातार सारी चीजें जो एक एक चीज पढ़ोगे वो सारी चीज समझ में आएंगी। तो हम लोगों ने फिर एक ई बुक के साथ, मंथ वाइज ई बुक हम डेवलप कर रहे थे, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टीयर 2 की, और उसके अंदर हमने, वो प्रत्येक मंथ की है, सिर्फ अप्रैल की नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, और फिर मई जाने के बाद मई की, जून जाने के बाद जून की, जब तक एग्जाम से पहले की, इसको हम अपडेट करते रहेंगे, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इशूज या इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन रिसेंट न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमेटी रिपोर्ट्स एंड टास्क फोर्स, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO, ट्रेड ब्लॉक्स के सारे, और इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो की बात उसमें करते हैं। और पूरा का पूरा आपको एक माइंड मैप के तौर पर MCQ, माइंड मैप के तौर पर आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। उसी पोजीशन में से एक टॉपिक मैं आपके सामने आज करने वाला हूँ, और उस टॉपिक के अंदर आप इस फोटो को देख के समझ गए होंगे कि हम बीम स्टैक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या चीज है और कैसे है। कोई भी चीज जब भी आप अकेले में भी पढ़ें, इंडिविजुअली पढ़ें, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, सेल्फ स्टडी करते हुए पढ़ें, तो कम से कम किसी भी PDF को फॉलो करने के साथ साथ उस न्यूज की कोई ना कोई यूट्यूब वीडियोस, कोई ना कोई न्यूज चैनल से देख लेना, क्योंकि विजुअलाइजेशन के साथ जितनी चीजें देख पाओगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगी। दूसरी बात,
2 या 3 बार ऐसी चीजों को देखने की कोशिश करें, 2 4 5 7 10 मिनट वाली वीडियोस को, ताकि वो चीज आपके दिमाग में अलग अलग पर्सपेक्टिव से आ जाए। नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आएंगे, क्योंकि लिखने से पहले सोचना आना चाहिए और सोचने से पहले उस तरह का कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आप उस तरह के इकोसिस्टम में ही नहीं होंगे तो ना सोचना आएगा और ना ही लिखना आएगा। तब आपका पेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। थिंकिंग ब्लॉक होती है तो पेन ब्लॉक होता है, थिंकिंग एग्जीक्यूटेबल है तो पेन भी ब्लॉक नहीं करता। उसके बाद पेन लिखने के बाद अगला काम मेरे पास आता है कि सर इसमें ग्रामर चेक कर दो, इसमें सेंटेंस ओरिएंटेशन चेक कर दो, इसमें पॉइंट्स में लिखना था या पैराग्राफिंग करनी थी, पैराफ्रेजिंग क्या होनी चाहिए, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कौन सी बात आनी चाहिए थी, या राइट कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में कैसे लिखना चाहिए, और 5 में से 4 या 4.5 के लायक आंसर कैसे बनाया जाना चाहिए। फिर वो कई सारी बातें हो सकती हैं। क्लियर है? ठीक। तो बीमस्टेक की बात करें तो बीमस्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बाप रे बाप, क्या डेफिनेशन है, क्या नाम है। इससे अच्छा तो बीमस्टेक ही याद कर लेंगे। लेकिन अभी की अभी सारे बच्चे याद करेंगे बीमस्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल। कितने बच्चे बताएंगे बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, बिना सोचे समझे फटाफट आंसर दीजिए। बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? फटाफट बताइए बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है? फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए जवाब दे रहे हैं बंगाल में, इंडियन ओशियन में है, वगैरह वगैरह, लेकिन राइट आंसर है लिक्विड स्टेट में है। अच्छा, मजाक कर रहा था, मजाक कर। स्टेट के कई मतलब होते हैं, स्टेट का मतलब कई सारे होते हैं। ठीक है, बस मुझे पता था क्वेश्चन ही गलत है ये। चलिए, कितने लोगों को लगा था अरे बाप रे कितना तगड़ा सवाल पूछ लिया, ये तो जियो पॉलिटिक्स में सोचा ही नहीं था। चलिए, भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो जयंत ने लद्दाख बताया है। बहुत बढ़िया, स्टेट पूछा है, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछा है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जब इंडिया का मैप ढंग से याद हो जाएगा तो वर्ल्ड का मैप पे भी सही काम कर पाओगे। यस और नो? पहली बात ये समझाना था मुझे। चलिए, आप में से कितने लोग बता पाएंगे? हरियाणा? किसने कहा? नहीं, हरियाणा नहीं। उत्तराखंड या हिमाचल में से हिमाचल होना चाहिए, उत्तराखंड भी नहीं होना। चलिए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप देख लीजिए। चलिए, एक मैं आपको स्टेट एंड कैपिटल पता है? स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है, मेरे को एक स्टेट की कैपिटल बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल बता दीजिए चैट बॉक्स में फटाफट। उसके बाद मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, कुछ काम की चीज शुरू शुरू करूँ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आप लोगों ने सबने बता दी, बिल्कुल ठीक है। अब सारे लोग तेलंगाना की कैपिटल बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला अमरावती बनाया, दूसरा आपने हैदराबाद बनाया। ठीक है, अभी फिलहाल दोनों की हैदराबाद है। यस और नो? बनने वाली है दूसरी, ये बन गई। हरिद्वार, हैदराबाद, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मेरे को तीसरी बात बताइए, इंदौर कहाँ की राजधानी है? फटाफट बताइए। तो पीयूष यादव ने सबसे पहला जवाब दिया है, लेनेवो ने सबसे पहले जवाब दिया है। इंदौर कहीं की भी राजधानी नहीं है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। चलिए, मुझे बताइए अब आप, अहमदाबाद कहाँ की राजधानी है? फटाफट बताइए। अहमदाबाद तो आसान है, बिल्कुल आसान है। फटाफट बताइए अहमदाबाद कहाँ की राजधानी है? सर गुजरात की, गुजरात की गांधीनगर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, आप गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है ये बता दो, फटाफट बताओ। गुवाहाटी कहाँ की राजधानी है? वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड हरी, वेरी गुड सुहास, वेरी गुड जयंत, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड सैफ श्रुति। सबका गलत है, आसाम नहीं। पहली बात बताओ, गुवाहाटी राजधानी आई नहीं, दिसपुर राजधानी है। इसका मतलब आपको राइट टू लेफ्ट तो चीजें याद है, लेफ्ट टू राइट चीजें याद नहीं। और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आप एमसीक्यू करोगे या रिटेंशन की चीजें करोगे तो दिक्कत होती है या नहीं। से सॉरी जिन जिनका गलत गया, फटाफट बोलो सॉरी। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर दिमाग खोलने वाली चीज है या नहीं? ये सारी वो चीजें हैं जो 5वीं क्लास में मैप लेके मंगाते थे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर, कल मैप लेके आना, कल स्टेट एंड कैपिटल कराएंगे। सबने रट्टे मारे थे, पर स्टेट से कैपिटल याद की थी, कैपिटल से स्टेट याद नहीं किए थे। यस और नो? हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक, अभी बात में। ठीक है, बी मिस्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल। चलिए, बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, बताइए कौन सा? ए एंड एन? आई कैन नो दिस गेम नाउ। ओके। गुवाहाटी बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए, धन्यवाद, मैं देख लूंगा भारत का जो आसाम अकॉर्ड हुआ था उसमें ये बात लिखी गई है या नहीं। अंडमान निकोबार, अब मुझे बताओ ऊपर अंडमान है या नीचे अंडमान है? दो पार्ट है ना अंडमान निकोबार। तो अंडमान कौन सा है और निकोबार कौन सा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब ये सारी चीजों के तौर पर अंडमान निकोबार के तौर, और अंडमान निकोबार की जो अपनी कैपिटल है वो क्या है? सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। वेरी गुड। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम भी तो कुछ पड़ा है,
इसका मतलब आपकी करंट अफेयर का रिलेशन हुआ या नहीं? यस और नो? इसका मतलब जो चीजें जितनी साल तक पढ़ी है वो ज्यादा दिमाग में बैठी होती है, और जो चीज कम पढ़ी है वो उड़ जाती है, और उड़ी हुई चीज का नाम है करंट अफेयर। यस और नो? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? क्या हम वहां चोट कर पा रहे हैं? विजयपुरम नाम है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम लिख लेना प्लीज, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम है। और जब से मोदी जी आए हैं नए नाम कई जगह के पड़े हैं। हमारे दिल्ली में आसपास में गुड़गांव को गुड़गांव बोल दो तो दिक्कत हो जाती है, गुरुग्राम बोलना पड़ता है। लेकिन एक बार मेरे ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा आया, मैंने कहा बेटा कहाँ से है? बोला जी नवेड़ा से। मैं नवेड़ा कहाँ है? बोला जी NOIDA। मैं तेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। सर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, बहुत। सर आपने खूब बातचीत कर ली, खूब हमसे चैट बॉक्स पे बात करवा ली। अब आप यूँ बताओ क्या पढ़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा, अब नहीं पढ़ा रहा। अब तुमसे ही पूछूंगा सिर्फ, जब तक देश के सारे जिले के नाम नहीं बताओगे। सारे जिले के नाम? अरे भैया हमने कोई इलेक्शन लड़ना है क्या? कोई बात। तो बेन स्टैक की फुल फॉर्म है बच्चे, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में खुद से टाइप करोगे ताकि आपको याद हो जाए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ऐसे लिख लो, BIMSTEC। देखो बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, आई का मतलब इनिशिएटिव, एम का मतलब मल्टी सेक्टोरल, टी का मतलब टेक्निकल, और ई का मतलब इकोनॉमिक, और सी का मतलब कॉपरेशन। और बीच में जो जो फोर आया है, एंड आया है, ये प्रपोजिशन और कंजंक्शन बाद में ऐड कर लेना। ठीक है, मेन मुद्दा ये। बात समझ में आई? ठीक, बहुत बढ़िया। ये 1997 में बना था, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ बना था। क्या नाम है? बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। बीमस्टेक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर 7 मेंबर कंट्रीज है। इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। इसका फर्स्ट समिट थाईलैंड में ही हुआ था। श्रीलंका इसका करंट चेयर है, और इसकी करंट चेयर तो शायद, ठीक है ठीक। और अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की 22% से ज्यादा आबादी इन 7 देशों में रहती है। अगर इनकी कंबाइंड जीडीपी देखें तो $2.7 ट्रिलियन है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे एवरी ईयर। और 6 फोकस एरियाज है इसके: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है, पूरा का पूरा समुद्र का इलाका है। समुद्र के इलाके से आप ट्रेड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हो, एनर्जी की बहुत सारे रिसोर्सेज निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, टूरिज्म निकाल सकते हो, और फिशरीज के लिए तो सबसे अच्छा रहता ही है। इसके साथ साथ जो चीजें समुद्र के आसपास होती है वहां पे 2-3 चैलेंजेस भी होते हैं। वहां पे टी नाम की सुनामी भी आ सकती है। यस और नो? और सुनामी आ सकती है तो जो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इंटर कॉपरेशन की चीजें आपस में मीटिंग होती है होगी। पहली बात। दूसरी, पिछले दिनों में शायद आपको पता लगा हो थाईलैंड में कुछ भूकंप भी आया। थाईलैंड में भी भूकंप आया था, पाकिस्तान में भी भूकंप आया था। थ्योरी अलग अलग थी दोनों जगह की। थाईलैंड का भूकंप जेन्युइनली आया। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पर उस बात पे जाते नहीं। चलो ये पुराना होगा, बिल्कुल ठीक है, पीयूष यादव। ठीक है, तो ये एक पोस्टर के तौर पर है, और इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, और अपडेट वाली चीजें मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो भारत का अप्रैल मंथ के अंदर 6th बिम्स्टेक समिट हुआ। अप्रैल 5 2025 को बैंकॉक के अंदर हुआ। इसके अंदर नेबरहुड एक्ट फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया। इसके अंदर बिजनेस इनिशिएटिव के तौर पर बात हुई, फॉर्मेशन ऑफ बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हुई है। साथ ही साथ एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट की शुरुआत हुई है, सरकार और व्यवसायों के सहयोग के लिए वार्षिक बिम्स्टेक बिजनेस समिट। और साथ ही साथ 7 देशों की लोकल करेंसी ट्रेड स्टडी के तौर पर बात होनी शुरू हो गई है, ताकि US डॉलर की डिपेंडेंस को घटाया जा सके। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी पर बात हुई है। पायलट स्टडी चल रही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, DPI पर। भारत के अनुभव को साझा करने हेतु पायलट अध्ययन चल रहा है। और साथ ही साथ बिम्स्टेक के सिस्टम को UPI के इंटीग्रेशन से जोड़ने पर भी, भुगतान प्रणाली पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने की बातचीत चल रही है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की बातचीत चल रही है, और बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर नाम की स्थापना भारत के अंदर की जा रही है। और इसी के साथ साथ 2025 के अंदर भारत की तरफ से फोर्थ ज्वाइंट एक्सरसाइज, चौथा संयुक्त अभ्यास भारत में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड स्पेस कॉपरेशन के तौर पर, सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग के तौर पर फर्स्ट बीमस्टेक की होम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, और पहली बीमस्टेक गृह मंत्रियों की बैठक भारत में होगी। और इस समय भारत के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है? चैट बॉक्स में बताइए। तो जिन लोगों ने मिस्टर नहीं लगाया है वो लगा लीजिए, नहीं तो आप कांग्रेस से डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जो भी डेजिग्नेटेड पद हैं उनके नाम के साथ, बेशक आपके ऑप्शन में नहीं लिखा आता, लेकिन आपसे कोई पूछे तो बता देना।
लेकिन जब गृह मंत्री की बात होगी, होम मिनिस्टर की बात होगी, तो वो किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे? वो क्राइम या साइबर क्राइम पर बात करेंगे, टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करेंगे, ट्रैफिकिंग या मनी लॉन्ड्रिंग पर बात करेंगे, इस तरह की चीजों पर बात। और उसके अलावा ग्राउंड स्टेशन पर बात करेंगे अलग अलग देशों में, और नैनो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे, एक देश दूसरे देश की किस तरीके से मदद कर सकता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत जरूरी, और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनेगा, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की चीजें होंगी। एक शुरुआत की जा रही है बोधि इनिशिएटिव के तौर पर, क्योंकि कॉमन जो बुद्धिज्म सब देशों के अंदर कॉमन है, टू ट्रेन 300 यूथ एनुअली। बोधि पहल के तहत हर साल 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके अंदर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, वन अनुसंधान संस्थान के लिए। दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तीसरा एनुअल ट्रेनिंग फॉर यंग डिप्लोमेट्स, युवा राजनयिक जो विश्व के बिम्स्टेक के अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स जो आएंगे यंग, उनको वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाएगा। कैंसर केयर ट्रेनिंग बाय टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा बिम्स्टेक स्वास्थ्य कर्मियों को कैंसर देखभाल का प्रशिक्षण होगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होगी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा के तौर पर किस तरीके से भारत आगे बढ़ सकता है इन तमाम देशों के साथ। और फार्मिंग रिसर्च, कृषि अनुसंधान पर बात होगी, और ये सारी की सारी चीजें बोधि इनिशिएटिव के तौर पर यूज होने वाली। समझ आ रहा है? ठीक। इसके अलावा आपके पास एनर्जी एंड यूथ एंगेजमेंट, ऊर्जा और युवा सहभागिता के तौर पर जरूरी है। नौकरी लगेगी तो ही एंगेजमेंट होगी, वरना नहीं होगी, तो तुम भी ध्यान रखना। अगला देखिए, बीमस्टेक एनर्जी सेंटर नाउ ऑपरेशनल इन बेंगलुरु। बीमस्टेक का जो एनर्जी सेंटर है वो पहले से बेंगलुरु में है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन मैचिंग करने के लिए आ सकता है। कोई 4 सेंटर के नाम दे दिए और उसके रीजनल सेंटर कहाँ पर है उसको लोकेट करना दिखाओ, तो 3 नंबर का एक हाईटेक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, यस और नो। तो यहाँ पे याद रखेंगे बीमस्टेक एनर्जी सेंटर लाइज इन बेंगलुरु। क्लियर है? ठीक। दूसरा, फास्टर इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्टिविटी, बिम्स्टेक नेशंस के बीच में बनाई गई है क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी के लिए। तीसरा, यूथ इनिशिएटिव के तौर पर यंग लीडर समिट, युवा नेतृत्व सम्मेलन प्रत्येक देशों का होगा। उसके अलावा हैकाथन होगी, विजिटर प्रोग्राम होंगे, साथ ही साथ बिम्स्टेक के एथलीट्स मीट होगी 2025 में, और बिम्स्टेक के गेम्स 2027 में हेल्ड होंगे भारत के अंदर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, उन सारी मिनिस्ट्रीज को कहीं ना कहीं इंक्लूड या इन्वॉल्व कर दिया गया है बाकी इन सारे देशों के साथ, ताकि हर तरीके से भारत का योगदान इन देशों के साथ दिखे। और जब दिखेगा और थोड़ा बहुत हम किसी के लिए करेंगे, तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या भारत के पीछे हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज माने चाहे ना माने, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ कितने ही देश खड़े हैं मुख्य रूप से, लेकिन भारत के साथ जरूर सारे देश इस बात पर खड़े होंगे कि भारत ने जो सेल्फ डिफेंस के लिए जो काम किया है उसको कोई मना नहीं कर रहा हो कि आपने गलत। ये सुन, तो ये भारत की अपनी विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं जीत है। लेकिन आज भी खुलकर कई देश सामने नहीं आए जिनको आना चाहिए था। इसका मतलब अभी भी हमारी विदेश नीति में कुछ ना कुछ लैक्यूना है, चीजों को और मजबूत किया जाना पड़ेगा। यस नो? ठीक है, बहुत है। चलिए, इतनी बात समझ में आने के बाद पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी सी और डी बताना है चैट बॉक्स के अंदर। बड़े ध्यान से देखना, बहुत जल्दी से जल्दी बताना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which of the following best reflect the strategic intent behind India's 21st point action plan announced at the 6th BIMSTEC summit in 2025? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित 21 बिंदु कार्य योजना की रणनीतिक मंशा को सबसे सटीक रूप से दिखाता है? To prioritize internal disaster preparedness and infrastructure modernization while gradually detaching from collective regional mechanisms. या दूसरा पॉइंट है, to expand defense centric bilateral ties within BIMSTEC nations without promoting cultural diplomacy, education और economic integration. तीसरा है, to comprehensively integrate economic development, digital connectivity, human resource training, disaster resilience and cultural cooperation across BIMSTEC countries under India's neighborhood first and activist policy vision. या to decentralize BIMSTEC around India's maritime security objectives while reducing focus on landlocked development and grassroots institutions. What is your answer? Tell me the answer in the chat box. फटाफट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो आंसर भी आ गया। कितने लोगों को लगा कि सर हर ऑप्शन में एक कीवर्ड था जो एलिमिनेट हो रहा था? तो राइट आंसर अपने आप आ गया। इसका मतलब लंबे और बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, पढ़ना है क्वेश्चन। लिख लेना इस बात को नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना। जितना लंबा और बड़ा क्वेश्चन होगा उतने ही हैकिंग और क्रैकिंग उसके अंदर होगी। बस आपको वो हैक और वो क्रैक बड़े आराम से पकड़ना है। ठीक है? ठीक। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर सी नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एमसीक्यू, और 5वां क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। ये मेरा ऐसे मेरा अनुमान है, मुझे आप झूठा साबित कीजिए। ठीक है, मुझे आप झूठा साबित कीजिए। India's proposal to share its UPI and digital public infrastructure (DPI) under the BIMSTEC action plan signifies which of the following long-term policy transitions? पढ़ा था इस बारे में कुछ?
भारत की नीति क्षेत्रीय डिजिटल संप्रभुता से हटकर एक ऐसा मॉडल अपनाने की जिसमें डिजिटल ढांचा घरेलू तो हो लेकिन वैश्विक स्तर पर असंबद्ध हो, डिस्कनेक्टेड, ग्लोबली डिस्कनेक्टेड. India's move from physical infrastructure project to digital soft power diplomacy, promoting regional and financial inclusion and technology interoperability. India's shift from open source technology diplomacy to a privatized, inward-looking digital model driven by economic returns. और fourth option है India's repositioning within BIMSTEC to prepare for gradual withdrawal and redirect resources toward G20, I2U2 and Quad networks. राइट आंसर क्या आ रहा है? मैक्सिमम लोगों का सेम आंसर है, मैक्सिमम लोगों का सेम. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तुम्हारा सेम आंसर क्यों आ रहा है? तुम आपस में मिले हुए हो क्या? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. भौतिक परियोजनाओं से आगे बढ़कर डिजिटल सॉफ्ट पावर कूटनीति की ओर बढ़ना, जिससे क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन यानी रीजनल फाइनेंशियल इंक्लूजन और टेक्नोलॉजी की इंटर ऑपरेबिलिटी हो भारत की तरफ से. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज डिसीजन टू ट्रेन BIMSTEC डिप्लोमेट्स, स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अंडर इट्स 21 पॉइंट एक्शन प्लान? यह दर्शाता है कि भारत अपने आंतरिक लोक सेवा तंत्र को क्षेत्रीय रूप देना चाहता है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य कूटनीति के माध्यम से विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके, या फिर यह एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति को दर्शाता है जहां मानव संसाधन विकास के माध्यम से प्रभाव, पारस्परिक सहयोग और सद्भावना का निर्माण किया जाता है. या तीसरा पॉइंट है, यह संकेत देता है कि भारत अब क्षमता निर्माण से हटकर रणनीतिक तटस्थता, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सैन्य गठबंधनों यानी कि मिलिट्री अलायंस के बजाय स्वास्थ्य और शिक्षा प्रशिक्षण और या ट्रेनिंग को प्रायोरिटीज दी जा रही है. या फिर इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी इनटू प्योरली कमर्शियल एंगेजमेंट्स फोकस्ड ऑन स्किल मोनेटाइजेशन फॉर इंडियाज बेनिफिट. चलिए आंसर बताइए. अब जाके आंसर आए अलग अलग. कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, लेकिन फिर भी एक आंसर ज्यादा है, बी वाला ज्यादा आ रहा है. चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. जब हम बोलते हैं कि हम BIMSTEC के देशों को डिप्लोमेसी वाली चीजें सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हम आने देंगे, तो इसका मतलब है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ से हटके स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. और जहां पर भी एजुकेशन और हेल्थ एक साथ लिखा आ जाए, एजुकेशन या हेल्थ एक साथ लिखा आ जाए, उन दोनों का मतलब हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स. और जहां पर इनकम भी लिखा आ जाए तो वहां पर बन जाती है आपकी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो बताइए इंडिया की रैंकिंग क्या है? सर कुछ भी पूछ रहे हो, पेपर में भी तो कुछ भी आएगा. अच्छा, ये तो क्वेश्चन ये भी नहीं कह सकते सर SSC में नहीं आता. एक बात बोल दो, कहते सर जब SSC आएगा तब पढ़ेंगे इसको, तब हम देख लेंगे. किसी मैथ वाले की करंट अफेयर की जो 10 पेज की PDF आएगी तब पढ़ लेंगे. वो 2025 की देगा, आएगी 2021 की. वो वेंडर के ऊपर है कौन से साल की पूछेगा वो, क्योंकि वेंडर जो है ब्लेंडर पी के बनाता है पेपर. वाह मौज हो. चलिए लिख लेना 130. ठीक है, 130, 130. अच्छा, लिखने के साथ साथ चेक भी कर लेना, है ना. और चेक इसलिए कर लेना कि BIMSTEC के देशों की कौन कौन सी रैंकिंग है. अगर ये वाला मिलान करना आ गया तो कि यहाँ पर BIMSTEC के देश दिए गए हैं और यहाँ इनकी HDI की रैंकिंग दी गई है, इनको आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए और बताइए चार में से कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो थोड़ा सा बढ़िया सवाल. तो इसमें से देख लीजिए भारत से ऊपर कितने लोग हैं और भारत के नीचे कितने लोग हैं, वैसे करके एक बार याद रह जाता है. ठीक है, टेंटेटिवली याद रह जाए. ठीक है, टेंटेटिव भी याद हो गया और एक बार अपने साथ शेयर हो जाएगी चीजें तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. Which of the following best reflect the deeper purpose behind initiative like BIMSTEC Games 2027, Young Leader Summit and Music Festival in the Action Plan? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन सिर्फ आपको MCQ के लिए रेडी कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखना चाहिए वो लाइनें भी तैयार कर रहे हैं आपके अंदर? यस और नो? तो MCQ थोड़ा सा मल्टीपल पर्पज है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मोटिव्स के साथ है. चलिए आंसर बताइएगा. ऑप्शन A, B, C और D आपके सामने है. फटाफट ऑप्शन पढ़िए. दक्षिण एशिया में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आसियान जैसे सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देना, या खेल संस्कृति और युवा कार्यक्रमों को गैर राजनीतिक साधनों के रूप में उपयोग करना ताकि BIMSTEC देशों में क्षेत्रीय पहचान और विश्वास को बढ़ावा मिले, या BIMSTEC को एक सैन्य आधारित सुरक्षा संगठन बनाना. यार जब आप खेल करवा रहे हो, म्यूजिक फेस्टिवल करा रहे हो, तो मिलिट्री से कोई लेना देना है इसको. या फिर BIMSTEC एजेंडा कंप्लीटली एंड डीपोलिटिसाइज करना और एंटरटेनमेंट और टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना. चलिए क्या आंसर आ रहा है आप सबका? जो लोग आंसर नहीं दे रहे उसको उसके पड़ोसी की कसम है. ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. किस किस का सही गया एक बार बताना. किस किसने आंसर नहीं दिया था पर लग गया था कि B आएगा? किस किस का आंसर सही गया पर लग गया था पर आपने दिया नहीं था आंसर? कितने लोग हैं ऐसे? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं. बहुत अच्छा. तो आप पेपर में भी क्या करना, फील करना, बस निशान मत लगाना, है ना. क्योंकि निशान लगाओगे ठीक चला जाएगा, है ना. और 1420 में से सिर्फ 200-250 लोग हैं जो सीरियसली इसकी तैयारी कर रहे हैं. कहीं सिलेक्शन हो गया चिंता की बात है, फिर SSC रह जाएगा, कहीं तमिलनाडु पोस्टिंग मिल जाए SSC, है ना.
मैं आपको बीच बीच में ऐसे मोटिवेट करता रहूंगा, है ना। कार्तिक कह रहा हाँ सर बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक तो सारे बच्चे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन आने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 यही मिलेगा आपको पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 मॉक पेपर में। क्वेश्चन पढ़िएगा। बिम्स्टेक कार्य योजना के अंतर्गत उनकी पहल बोधि प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? मैरीटाइम सेंटर, बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल, एनर्जी। एक बात बताओ, एनर्जी तो एनर्जी से रिलेटेड है, मैरीटाइम मैरीटाइम से रिलेटेड है, और मैंने आपको बोला बोधि बुद्धि वाली चीज है, ह्यूमन रिसोर्स वाली चीज हो गई, और म्यूजिक जो है कल्चर से रिलेटेड होता है। बोलो यस और नो। तो इसका हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए होता? चलो पहले इसको आंसर को मिला लेते हैं। ए वाला जो है तीसरे से मिलना चाहिए, ए वाला 3 पे मिलना चाहिए एक ही ऑप्शन में, बी वाला 4 से मिलना चाहिए, सी वाला 1 से मिलना चाहिए, और डी वाला 2 से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत है आज के लिए, थक गए? पानी पियो फटाफट। पानी पियो, और पानी को कम से कम 30 सेकंड मुंह के अंदर रखना। ऐसे पढ़ाई करते हो क्या तुम? बाकी लोग जो हमारे सेशंस में नहीं है, कैसी लग रही है सेशन पहले बताओ चैट बॉक्स में। मजे नहीं आ रहे? सर वो कहाँ से बताओगे जो वो क्वेश्चन आना है, वही वाला क्वेश्चन, वही वही वाले, वो वाले फिर 25 जून के आसपास बताएंगे, पेपर आने से पहले। अब मेरे को पता है सारे बच्चे एक सवाल पूछोगे, पेपर कब होएगा? जिस दिन मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, सारे मॉड्यूल जिस दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन पेपर की डेट घोषित करवा देंगे, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं मैं सारे मॉड्यूल पूरे करूँ या पहले पेपर आ जाए? ठीक है, पहले पेपर आ जाए, भगवान करे सोमवार को ये अनाउंसमेंट हो जाए। गुड सेशन सर, नॉन हेक्टिक, इंटरेक्शन से नॉन हेक्टिक नॉन। सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, तू तो रहने ही दे, तेरा तो हो ही जाना है। अच्छा, मैंने कहा कहाँ से लिख दिया ये बात। कंपटीशन बढ़ा रहे हैं या नहीं अपन? कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। चलिए कल से कोई वीडियो, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई ऑफलाइन कोर्स, कोई टेलीग्राम चैनल नहीं चलेगा। फिर बताओ कंपटीशन का क्या होगा? आपको मैं सच्ची सच्ची एक लाइन बता रहा हूँ, 1420 लोग हैं, 1420 लोगों को एडमिट कार्ड आएंगे, मुश्किल से 700-800 लोग अटेंडेंस होगी, मुश्किल से। और 700-800 में से लगभग 150 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन हो। बाकी 150 यही पूछेंगे आपस में तुमसे, भाई तैयारी का क्या है? और तुम्हारी तैयारी में एक कॉमन पॉइंट होगा, भाई कौन सा मॉड्यूल पढ़ के आया है। सबसे बड़ी ग्रुपिंग किसकी होगी? जिसकी सबसे ज्यादा सीरियस तैयारी होगी। अच्छा तुम में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आया इस तरह के सेशन? अरे नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम, आज फर्स्ट टाइम आया। सत्यम तो आता रहता है जूम सेशन में, इंटरेक्टिव सेशन, उत्कर्ष केशरवान। अच्छा हमारे टेलीग्राम पे कंटेंट छोड़ के रोज कुछ ना कुछ चलता है। पहली चीज, सुबह सुबह 7-8 बजे हम एक टाइम टेबल डालते हैं। दूसरा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और फिर कहता हूँ, पूरा बैच नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जो तुम कह रहे थे लिंक दे दो लिंक दे दो लिंक दे दो, नहीं होगा। अब समझ में आ रहा क्यों नहीं दिया जा रहा? संभालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, और हमारे लिए खींचातानी वाली बात हो जाएगी। हम चाहते हैं डेडिकेटेडली तैयारी हो। किसी भी चीज़ की ई बुक बना के पकड़ा देना काफ़ी नहीं है, उसको आप डाउनलोड करें ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ एप्लीकेशन पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, केवल इसलिए नहीं है ताकि आप नोट्स बनाएं, याद करें और समझें खुद से, एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक क्लिक कर दिया और हो गया। एमसीक्यू की लेंथ और ब्रेथ देख ली होगी, जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था, उसमें 10 क्वेश्चन की एजुकेशन आई थी, ऑप्शन की लेंथ बताना क्या थी, वही लेंथ आपकी यहाँ पर रहने वाली है 50 क्वेश्चन में जो एमसीक्यू आने वाले। ऐसे ही थोड़ी ना 3 नंबर दे देगा, आपके टाइम टाइम और एक्यूरेसी के साथ खेलेगा या नहीं? अगर वो खेलेगा तो ऑप्शन को लंबे भी बनाने पड़ेंगे और ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी बनाने पड़ेंगे। और इसी चक्कर में अब आपके पास पहला क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली इवेलुएट इंडियाज यूज ऑफ सॉफ्ट पावर थ्रू यूथ एजुकेशन एंड कल्चरल इनिशिएटिव्स इन द बीमस्टेक एक्शन प्लान। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन देख के लग रहा है आ सकता है या नहीं? क्योंकि बीमस्टेक ट्रेड ब्लॉक्स के तौर पर जरूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत से रिलेटेड है, इंडिया एज अ वर्ल्ड ऑर्डर, अप्रैल की करंट अवेयर है, इसमें हम लोग कितनी सारी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, पर पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चलिए कौन इस समय, एक बार जितने लोगों को कैमरे खुले हैं या नहीं भी खुले, सब कैमरा खोले कर लो। चलो इस सेशन को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं, शुडाई करें। कौन ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है कि सर मेरे को अनम्यूट करो, इसमें मेरे को लिखना क्या है, मैं आपको बोल के बताता हूँ, और बाकी बच्चे सारे के सारे माइंड में बनाओ। माइंड में बनाओ मतलब पॉइंट्स लिखो, सर ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में क्या क्या लिखना है। रेज योर हैंड, कौन कौन बताएगा? हाँ भाई, कबड्डी 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 कबड्डी।
फर्स्ट टाइम अटेंडिंग लाइव, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं लाइव सेशन, इंटरेक्टिव लग रहा है या नहीं, बोर हो रहे हो क्या? शुभम भाई आज तड़प रहे हैं अंदर से कि भाई मैं बैठा क्यों नहीं हूँ, मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो पहला आंसर शुभम ही देता है। गणेश जी सही हो? कौन बताएगा, चलिए बताओ ना आंसर, रेज योर हैंड। मैं अपनी तरफ से अगर अनम्यूट करूंगा तो शर्म आएगी तुम्हें, फिर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। इंटरेक्टिव करते हैं, एक बार सोचते हैं, देखो इतनी देर तक अपन पढ़ रहे थे। चलो एक काम करते हैं, कौशल कुंडू से पूछते हैं। कौशल कुंडू अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर। चलिए बताइए क्या लिख पाएंगी, सारे बच्चे अपने अपने 5-5 पॉइंट लिखो इसके, फिर सुनूंगा सबसे अनम्यूट करके। सर इसमें एक तो जो इंडिया और बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है उसमें जो 21st हमने पॉइंट प्लान वो लिख सकते हैं। ये तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं हो जाए, 75 वर्ड्स नहीं में पर खत्म सर, करना। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना उसके बारे थोड़ा में, थोड़ा जैसे लिखेंगे, चलो 1000 वर्ड बोथ ये हो गया, इनिशिएटिव, और हाँ हाँ बोथ बिल्कुल ठीक है ठीक इनिशिएटिव है ना सर, बोथ है। इनिशिएटिव लिख सकते हैं उसमें, कल्चरल और जितनी सब हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। सर हम्म, इसमें यूथ है, एजुकेशन और कल्चरल है, एक म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में लिख हम्म, सकते हैं सर, जो हमने अभी पढ़ा था। और एजुकेशन तो वो ट्रेनिंग हो जाएगी, तो कल्चरल में 2027 में म्यूजिकल गेम्स होंगे। गेम्स होंगे सर, वो लिख सकते हैं। इसका एक हमने, मतलब एक मिनट क्वेश्चन, जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, थैंक यू क्वेश्चन, जो कोशिश कर रहा था यानी कि हमें पता बहुत कुछ होता है, टाइम पर याद नहीं आता। तो बड़ी चीज नॉलेज है या नॉलेज की रिटेंशन? तो आप लोगों को अब इस बात पर रिटेंशन के ऊपर काम करना है कि जितना पढ़ा है वो याद होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, इतना पढ़ लिया पता नहीं इसमें से आएगा या नहीं, आगे दौड़ पीछे छोड़ के नीति पे नहीं चलना। आगे या तो आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे वाला भूलते जा रहे हो कि पता नहीं सर उसमें से होगा या नहीं होगा, ये वाला एटीट्यूड छोड़ के चलना। चलो मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूं, कोई और चाहता है कि सर हम मेरे से भी पूछ लो? सर सुहासी गुप्ता अनम्यूट योर सेल्फ, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आपका, बहुत बढ़िया। हाय। आई मूव टू श्वेता पांडे, तुम्हारे पास आऊंगा। हेलो सुहासी जी, हेलो सर। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से, पटना। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। सर यहाँ पे सॉफ्ट पावर यूज हो रहा है और थ्रू यूथ एंड एजुकेशन है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वॉइस जो हम ग्लोबल साउथ का यूज कर रहे हैं उसमें, और जो कंट्री जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड है उनके यूथ और एजुकेशन को भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और लाइक ऐसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज हो रहे प्रोग्राम्स, तो उनके भी हम कल्चर सीख रहे हैं और हमारे भी वो सीख रहे हैं, तो और थोड़ा ठीक है, चलो अब मेरे को बीम स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं वो बता दो पहले। सर पूरा तो याद नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और सर, नेपाल, श्रीलंका। नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है बहुत अच्छा। थाईलैंड की राजधानी क्या है? सर नहीं पता मुझे। नहीं पता? आज पढ़ाई भी हमने, पर ऐसे राजधानी बोल के नहीं बताई। कोशिश करो, दिमाग में जोर डालो। बैंकॉक। बैंकॉक, हाँ लग ठीक है रहा था, बैंकॉक मैं है ना, कंफ्यूज बैंक, थी। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप सर नॉर्मली? नॉर्मली तो ऐसे एसएससी और ऐसे ही कर रही थी, ऐसे ही, एग्जाम्स लिए। हाँ। ऐसे ही मतलब सीरियसली कर रहे हो है यस ना? ठीक, कैसा लग रहा है सेशन? सर, अच्छा आपका लगता फर्स्ट है टाइम है ऐसे सर। इंटरेक्टिव ऑनलाइन से? फर्स्ट टाइम है, बट मैंने आपका कोर्स लिया हुआ है वो पीएम वाला, उसमें मैं देखते रिकॉर्डेड हो? थी। हाँ तो फिर रिकॉर्डेड। लाइव आया करो फिर। हाँ सर, नेक्स्ट ट्राई करूंगी, अभी थोड़ा कवर करना है उसको। हो जाएगा वो तो कवर। आया करो, उसमें देखते होगे बच्चों के साथ इंटरेक्शन बाद में होती है इनफॉर्मल, यस रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद उसमें यस असली सर, ज्ञान दिया काफी जाता है। अच्छा रहता है, लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा करके। हम्म। थोड़ा मुझे ऐसे ऑकवर्ड सा लगता है, इसीलिए मैं उतना लाइव नहीं आती। नहीं तो मैं awkward होने नहीं दूंगा, मतलब शुरू शुरू में लगेगा आपको, सबको लगता था। अब इनके नशे हो गए हैं, संडे की छुट्टी रख देता हूँ तो यूँ हो जाता है सर कुछ तो करो। तो फिर ठीक है ठीक है ठीक है गुप्ता जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो मैं ना, आपको पता है मैं बीच में बातें बहुत कर जाता हूँ, पर अब बात के बीच में पहले पानी पियो। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ, जब मेरे पास कुछ होता है ना खास तो मैं वहाँ पॉज मारता हूँ। पॉज लेके उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोसेसिंग यूनिट दोबारा रिफ्रेश हो जाए, आपका सीपीयू जो है उसमें आग ना लग जाए। बाहर निकल जाता है। चलो, तो हम बात करेंगे इंडिया के सॉफ्ट पावर की स्ट्रेटेजी की। उसमें से यूथ एंगेजमेंट की बात करेंगे, बौद्ध इनिशिएटिव की बात करेंगे कि जिसमें 300 यूथ को ट्रेन किया जाना है एनुअली, ये बात लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशनल डिप्लोमेसी की बात करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग की बात करेंगे। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी पर आएंगे, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल की और बिम्स्टेक गेम्स 2027 की बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट की बात करेंगे, इन सारी चीजों का क्या पढ़ने वाला है कि इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड रीजनल बॉन्डिंग और नॉन पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग के लिए भारत के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, और रीजनल आइडेंटिटी क्रिएशन के तौर पर मजे आ जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भारत को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे इंप्लीमेंटेशन के गैप्स या इक्विटी के इश्यूज भी आएंगे, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए सॉफ्ट पावर के कॉम्प्लीमेंट्स, डिप्लोमेसी या फिर लगातार फॉलोअप चाहिए होंगे। अगर आप इन सारी चीजों को एक सेंटेंस और पैराग्राफ के तौर पे बाइंड करके कंबाइन कर दोगे, बहुत ही सुंदर आंसर बन जाएगा। तो बताइए पहले आंसर लिखा लिखाया सीखना है या आंसर में लिखना क्या क्या है ये सीखना है? इसको बोलते हैं अपन माइंड मैप। आज सुबह भी मैंने अपने पब्लिक चैनल पे एक माइंड मैप डाला था पॉलिटी से रिलेटेड नोट्स के, वो बनने शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार दिखा देते हैं बच्चों को, ऐसे बना दें क्या।
अभी तो बहुत तुरुप एक की है मेरे पास, मैं आधी बातें तो बताता ही नहीं हूँ, बड़ा चुप चुप करके चलता हूँ, जितना पीपीटी में दिखा होता है उतना ही बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, और इसके अंदर आपका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो आपने लिखना कैसे है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले देख लेंगे। इंडियाज बीमस्टेक एक्शन प्लान रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सॉफ्ट पावर by focusing on people-oriented domains like youth training, academic exchange, and cultural celebration. Through the Bodhi initiative, scholarships at the Nalanda University, and regional events like the Traditional Music Festival and BIMSTEC Games, India is attempting to create long-term emotional and intellectual links among member countries. और अमंग मेंबर कंट्रीज के साथ अगर आपने 2-4 देशों के नाम लिख दिए तो इससे पता लग जाएगा कि आपको बीमस्टेक की सही में अच्छी नॉलेज है, आपने बना के नहीं लिखा है, या फिर आप किसी सामने वाले को बना नहीं रहे हो। These efforts move beyond traditional diplomacy. ये जो these efforts move लिखा है इसके अंदर थोड़ी ग्रामर है। These एक प्लूरल एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन प्लूरल आएगा, एफर्ट की जगह एफर्ट्स आएगा, उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एसईआईएस नहीं लगेगी। लिखते वक्त आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत 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 ध्यान रखना है। लैंग्वेज सुप्रीमेसी भी रहेगी। आप इधर से डिप्लोमेसी करें और उधर से आपकी लैंग्वेज की ग्रामेटिकल सुप्रीमेसी गायब हो तो फिर फायदा नहीं है। चलिए, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से ऊपर जाके और पब्लिक गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, रीजनल आइडेंटिटी बनाएगी और लीडरशिप प्लेटफॉर्म को शेयर करेगी। हाउएवर द रियल टेस्ट लाइज इन कंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन एंड इक्विटेबल इंक्लूजन अक्रॉस ऑल बिम्स्टेक नेशंस। भारत की बिम्स्टेक कार्य योजना यह दिखाती है कि वह पारंपरिक कूटनीति के बजाय सॉफ्ट पावर का उपयोग कर रही है। आप में से जो बच्चे हिंदी माध्यम में उत्तर लेखन करना चाहते हैं और कुछ चुनिंदा शब्दों को वो इंग्लिश में लिख देते हैं तो कोई बड़ा फर्क नहीं पैदा है, कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। आप लिख सकते हैं, बिल्कुल खुलकर लिख सकते हैं। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। विशेषकर युवा नेतृत्व, शैक्षिक सहयोग और सांस्कृतिक एकता के क्षेत्रों में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति, बौद्धिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और पारंपरिक संगीत महोत्सव जैसी पहलों के माध्यम से भारत सदस्य देशों के बीच दीर्घकालिक विश्वास और साझी पहचान बना रहा है। हालांकि इन पहलों की सफलता तभी होगी जब इनका क्रियान्वयन निष्पक्ष और निरंतर हो। हाउ इज द जोश? कैसा लगा आंसर? सही है? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? PAM बैच के कुछ बच्चों को तो ये आंसर आता था शायद, क्योंकि आपको कुछ मिला था लास्ट में, कल लास्ट में, है ना? उसी में से है या नहीं? पर सेम टू सेम वो नहीं है, उससे बहुत अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रॉमिस करो, आप सारे लोग अपनी अपनी कॉपी में, अपने अपने चैट बॉक्स में 5-5 पॉइंट लिखोगे, कोशिश करो। और होगा वही जो ऊपर था, होगा वही जो ईश्वर चाहे, जो ऊपर था। चलिए, फिर 21 पॉइंट आ गए। How does the 21 point action plan reflect India's evolving role as a regional connector in the Indo-Pacific? Substantiate। जब सब्सटैंशिएट लिखा आ जाए इसका मतलब होता है उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। याद रखना, पहली बात तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे, बिना एग्जाम्पल के अगर आंसर लिखा तो 2.5 में से नंबर मिलेंगे, 5 में से नहीं। और 2.5 में से 2.5 मिलता नहीं है, क्योंकि सीबीएसई इज नोन फॉर मेकिंग द पेपर एंड इवेलुएटिंग द पेपर। सीबीएसई पेपर बनाना भी जानता है और पेपर चेक करना भी जानता है। इसलिए सुपरिटेंडेंट का पेपर कैसा बनाएगा और कैसे चेक करेगा, इसके ऊपर इन पर शक मत करना। फीते की चाल है ना, और सीबीएसई के पेपर पे कभी शक नहीं कर। चलो, सारे बच्चे 5-5 पॉइंट लिखो। वेरी गुड, बिल्कुल सही है हरी, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखे हैं। और हरी, तेरे को देख के तो मेरे को एक खुशी होती है, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता था, सर हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, और तूने आज पांचों के पांचों पॉइंट इंग्लिश मीडियम में दिए। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। और मेरा आग्रह उन बच्चों से ज्यादा है जो पहली बार आए हैं लाइव, पहली बार इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन में, वरना यूट्यूब पे वो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। सोचने से नहीं आएगा गुप्ता जी, हेलो, लिखो, गलत लिखो सही करो, लिखो। सच बता रहा हूँ, वहां पे भी एक क्लासरूम होगा, वहां पे भी आपको दीवारें मिलेंगी, खिड़कियां मिलेंगी, खिड़कियों के बाहर कबूतर बैठा होगा, लेकिन वहां से विचार नहीं आएंगे कि कोई कबूतर आपको चिट्ठी दे जाए अगले आंसर की। क्या हुआ? अच्छा, एक गिलास पानी पी लो पहले, नहीं हो रहा। सांस लो पहले लंबी। अच्छा, पानी बहुत पी लिया, हवा नहीं गई है, पहले लंबी हवा लो। टेक अ लॉन्ग साई, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। न्यूरॉन्स सूख जाते हैं, पता है तुम्हें? 1.5 घंटा हो गया अपन को बैठे हुए, कितने लोगों को लग रहा है 1.5 घंटे का पता नहीं चला? वेरी गुड, 2 ही लोगों को लगा ऐसा, बाकी के तो छाती भारी हो रखी है, सर भागो 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 भागो। सर आप मजाक भी करते हो? बहुत सीरियस टीचर हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ 1-2 के साथ करता हूँ सिर्फ, और वो भी उन्हीं उन्हीं को समझ में आता है। फिर मैं कोड वर्ड बना लेता हूँ एक। क्या हो गया समृद्धि, चिक्स में पेन हो रहा है? ऐसे कर ली। चलो, सबने लिखा? चलो समृद्धि, तुम आंसर बताओगी अब? चलो बताओ, शाबाश। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। नहीं हुआ अभी? हाँ, अब हो गया।
हाँ सर, मैंने नमस्ते। 5 पॉइंट में सर नमस्ते, मैंने 5 पॉइंट्स में लिखा है कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें मैंने एग्जांपल में दिया है कि लोकल करेंसी में ट्रेड की बात हुई है। मतलब फिर मैंने नोट कर रही थी ना बराबर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई की बात लिखी है। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हमने होम मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है उसकी बात लिखी है मैंने अरे एग्जाम्पल के रूप भाई में। उसमें टेररिज्म था, साइबर क्राइम था, है ना, और उसमें एक तीसरी चीज थी ट्रैफिकिंग था। याद आ रहे हैं कुछ की टर्म्स? हेलो हेलो, हाँ जी। ऐसे याद रखना है। वेरी गुड। इसका मतलब और एमसीक्यू ज्यादा बेकार मुश्किल होंगे या डिस्क्रिप्टिव ज्यादा मुश्किल होएगा? एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी कि डिस्क्रिप्टिव का डर खत्म, अगर हमें कीवर्ड पता है तो सारा का सारा लिखना आसान है। शाबाश बेटा, बता बता बता। सर और जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था उसमें बोधि वाला जो प्रोग्राम है 300 यूथ की ट्रेनिंग, बट उसके साथ हम नालंदा भी इसलिए मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो 1 साल पहले प्रीवियसली न्यूज में वो खुद था नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो ओके। और कल्चरल लिंकिंग में जो हम म्यूजिक फेस्टिवल एंड एथलेटिक मीट जो होगा एंड जो स्पोर्ट्स का वो होगा बेसिकली। एक तो एथलेटिक मीट तो इसी साल होगा और जो गेम्स होंगे वो 2027 में होंगे, तो उन दोनों को मेंशन कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जोशना, अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू कैन। यस सर। नमस्ते। नमस्ते सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग अच्छा रहा है। है। कहाँ से सुन रहे हो आप मुझे? न्यू दिल्ली, दिल्ली से। न्यू दिल्ली में कहाँ से? द्वारका सेक्टर 19 ठीक, के और पास। इतना इतना नहीं, इतना नहीं, ये पहुंच जाएंगे सारे। सर ना, नहीं, इतना पास नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए जोशना जी, आपने क्या क्या लिखा है पॉइंट? सर मैंने कुछ तो सेम समृद्धि वाले लिखे हैं, मेरे को कोई एक बात बार। नहीं, तो हाँ नाम ही तो समृद्धि है तो पॉइंट्स भी समृद्ध हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ सेम वो और मैंने नोट आपका भी किया। नाम जोशना का मतलब चांदी होता है क्या? हाँ, मून लाइट सर। मोहन, ठीक। तो वही कि सबसे पहले चीज तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेक्रेटरी मीटिंग होनी है, हम सेक्रेटरी के साथ वो वाले पॉइंट लिखे हैं, इसमें टेररिज्म और उनकी बातें करनी है, बातें हुई हैं। उसके अलावा मैंने लिखा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिखा है कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस, एनर्जी सिक्योरिटी, हम्म, और क्या बोलते हैं, और सारे के सारे कल्चरल, जो कल्चरल लिंक्स हैं वो ये शाबाश। सब लिखे। जोशना किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आजकल? सर एसएससी एसएससी। सीरियल। ठीक है, कितना टाइम दे चुके हो? सर एक ही दिया है। वेरी वेरी गुड। तो इसमें आपकी चांसेस ज़्यादा हैं। आप ओबीसी कैटेगरी से हो? यस सर। ठीक। कितने मार्क्स आए? किस सीरियल में? नहीं नहीं, सुपरिटेंडेंट में। सुपर 330। 330, वेरी गुड, अच्छे नंबर। पर कोई काम नहीं आएंगे, जुड़ने तो आएंगे। यस सर, आई नो, जस्ट क्वालिफाई। चल बच्चे, खुशी, आप भी बोलना चाहते हो? बोलो। यस सर। अकेली एक गुड़िया है जिसने मेरे को चैट बॉक्स में कहा सर आई ऑल्सो वांट टू स्पीक। वेरी गुड, इतनी हिम्मत दिखाइए सारे बच्चे। वेरी गुड, बोली खुशी। कहाँ से सुन रहे हो? सर आई एम फ्रॉम गाजियाबाद सर। गाजियाबाद, वेरी गुड, जिला यस सर। गाजियाबाद। ओके। ओके सो सर आई हैव मेंशन्ड 5 पॉइंट्स। सो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि रोल ऑफ इंडिया इन इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग्स लाइक क्वाड एंड यूज एग्जांपल ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। Then I have mentioned defense ties like exporting BrahMos to the Southeast Asian nations. And then third point में मैंने mention किया है cultural diplomacy like Act East policy and conducting sporting event like Asian Games. And fifth point में लिखा है कि helping exercises like HADR exercises and joint military exercise. For example, Maitri with Bangladesh and helping the countries in terms of disaster when cyclone comes like Operation Sadbhavna. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी, आप साथ में किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो? So common exams like SSC, CGL and recently I applied for CSIR. जे वाला? Yes sir. कितने बन रहे हैं? Sir 250. बहुत बढ़िया, शानदार। ये जियो पॉलिटिक्स क्या होता है खुशी? Sir, the way countries interact and the world order is shaped by the activities that are being carried out by different countries. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंडो Thank you, पैसिफिक क्या sir. होता है? Sir, the region आपने इंडो around, पैसिफिक पहला वर्ड बोला है, पहला yes, पॉइंट। sir. हाँ, इंडो पैसिफिक क्या Yes, होता sir. Sir, the region that is surrounded by Southeast China Sea and the Indian Ocean region. है? व्हाट इज पैसिफिक? The, uh, sir, Pacific Ocean, it relates to Pacific Ocean. तो इंडो पैसिफिक की बात करेंगे तो क्वाड आएगा उसमें। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये बीम स्टैक तो आज का टॉपिक था, बीम स्टैक। इसका मतलब ये एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक बन के भी आ सकता है कि भारत की रीजनल एस्पिरेशंस अलग अलग ग्रुपिंग के साथ कैसे मजबूत हुई है, और उसमें ये सब कुछ लिखना पड़ सकता है। यस और नो? यानी अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हैं और बाद में हम इसको सारा को मिक्स एंड मर्ज करेंगे लेटर सेशंस। क्लियर है? यस। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया, मत बोलो। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रही है फ्रॉम बायलैटरल टू रीजनल डिप्लोमेसी, ये बताना है। बिम्स्टेक एज इंडो पैसिफिक एंकर है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, यूपीआई की इंटीग्रेशन अक्रॉस बिम्स्टेक है, डिजास्टर की रिजिलियंस के पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाया जा रहा है भारत में,
उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए एनर्जी सेंटर या इलेक्ट्रिक ग्रिड की लिंकिंग कर रहे हैं। साथ ही एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल टाइज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर लगातार काम चल रहा है, पॉलिसी अलाइनमेंट के ऊपर काम चल रहा है, जिसके अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम सिंबॉलिक लीडरशिप से स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। हेलो हेलो, अब बताओ जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो डेफिनेटिव तौर पर अटैक करते हैं क्या सामने वाले की माइंडसेट पे? और जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को लिखकर अंडरलाइन भी कर दोगे आंसर को बिना कटिंग और ओवर राइटिंग के, हाउ इज द जोश, हाउ इज द इम्पैक्ट, बनेगा या नहीं? तो इसका मतलब इस पेपर को क्लियर करने में एक ठीक ठाक रेगुलर लेवल पर पढ़ाई करनी जरूरी है। बस जिस आदमी को सिलेबस पता हो, आप डेली इसका नोटिफिकेशन पढ़ो और नोटिफिकेशन के हिसाब से रोज टेंशन में आके मर जाओ। एक तो ये केस है, एक रोज इसको डिकोड कर लो किसी अलग एंगल से, तो बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा? बड़ा आसान से हो जाए। तो आंसर के तौर पे द 21 पॉइंट बिमस्टेक एक्शन प्लान रिप्रेजेंट्स इंडिया शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव रीजनल लीडरशिप by introducing integrated initiative in digital payments like UPI sharing, disaster management, education and energy connectivity. India positions itself as a practical bridge between South and Southeast Asia. These steps are not merely symbolic, they provide operational pathways for economic cooperation and resilience. The emphasis on regional interdependence marks a deeper alignment with India's Indo-Pacific vision, particularly the Act East policy. यह कार्य योजना यह दिखाती है कि भारत अब केवल सीमित द्विपक्षीय समझौतों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय संयोजक, रीजनल कनेक्टर की भूमिका निभा रहा है। डिजिटलीकरण, यूपीआई को जोड़ना, आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना और ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी जैसे कदम यह दिखाते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायित्व और सहयोग की दिशा में नेतृत्व कर रहा है। और यह पहल एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण का व्यवहारिक विस्तार है। सर कितना वर्ड्स में आंसर लिखना है 5 नंबर का? 75 to 100 वर्ड्स। जिनको पहली बार पता लगा हो ये बात लिख लेना, पहले की वीडियोस में भी मैंने कहीं ना कहीं बताया जरूर होगा, 75 to 100 वर्ड्स में लिखना। आंसर पॉइंट्स में लिख सकते हैं बट लिखना मत, अभी पैराग्राफ की तैयारी कर, पैराग्राफ में आंसर लिखना। दूसरा, आंसर को अंडरलाइन करने की कोशिश करो, मतलब जहां पर आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। और देखो फिर वही बात है, राइटिंग से पहले थिंकिंग आती है और थिंकिंग से पहले राइट कंटेंट आता है और राइट कंटेंट राइट गाइडेंस के साथ है। अभी मेरे से चैट बॉक्स में एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है और डाउट है कि सर जियो पॉलिटिक्स वर्ड का मतलब एक बार मेरे को ढंग से आसान भाषा में समझा दो। समझ लो यार, मैंने तो पूरा क्लास का आज का इंट्रोडक्शन ही जियो पॉलिटिक्स पे था। जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है दुनिया के देशों के बीच के पावर रिलेशन, उनका अपना लोकेशन और उनका पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल इंटरेस्ट का आपस में गेम इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। तो जैसे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी की है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड के लेवल पर कौन किसके साथ कहाँ कौन सा बैलेंस बनाएगा, जियो मतलब वर्ल्ड के लेवल की पॉलिटिक्स इज कॉल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इंडिया की जियो पॉलिटिक्स यूनिक है क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक जगह पे है, एशिया के बीच में, चाइना, पाकिस्तान और इंडियन ओशियन के पास में। दूसरा, 3 बड़े नेबरहुड हैं, चाइना पावरफुल और कॉम्पिटिटिव है, पाकिस्तान सिक्योरिटी का थ्रेट है जो बार बार धमकी दे रहा था न्यूक्लियर की, और मोदी जी ने समझा दिया न्यूक्लियर की धमकी देने वाले देशों, भाइयों बहनों। और इधर से अफगानिस्तान है जहाँ पे इंस्टेबिलिटी का जोन काफी सालों तक रहा है, ये सुनो। और ऊपर से चाइना है जहाँ से CPEC की बात होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद भारत के अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है तेल नहीं है हमारे पास, है ना। तो मिडल ईस्ट के साथ हमारे समझौते हैं, तो ऑयल मोस्टली गल्फ कंट्री से आता है, तो वेस्ट एशिया भी इंडिया के जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उन वेस्ट के कंट्री के ऊपर कई बार अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, तो फिर अमेरिका से भी हमें ठीक ठाक बना के चलनी पड़ेगी। और अमेरिका से ज्यादा ठीक बनाएंगे तो रशिया हमारा पुराना दोस्त है, कहीं वो नाराज नहीं हो जाए, तो रशिया से भी बना के चलनी पड़ेगी। अब बताओ एक कॉम्प्लेक्स गेम क्रिएट हो गया या नहीं? इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। ये ट्रेड और डिफेंस टाइज भी है, हमने S-400 चलाया तो रशिया की जय जय हो गई, तो फ्रांस का भी तो कुछ होगा हमारे पास, राफेल, अरे वाह शाबाश बहुत बढ़िया। तो अमेरिका का भी कुछ है क्या हमारे पास, या सिर्फ लाल रंग का बंदर ही सिर्फ है? और ये क्या बोल दिया सर, उसका नाम मोदी जी ने रखा तो था, ठीक मुंह से निकल गया था वैसे उनके मुंह से। चलिए, तो यूएस और रशिया और फ्रांस और जापान और सबसे इंडिया स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर रहा है, न केवल डिफेंस के तौर पे। भारत देश की मेट्रो कौन बनवा रहा है? जापान के साथ मिलकर बन रही है। बुलेट ट्रेन कौन बनवा रहा है? जापान के साथ मिलकर बन रही है। तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हिस्सेदारी साझेदारी चल रही है। पिछले दिनों में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भारत ने बनवाई, तो न केवल भारत सहयोग ले रहा है बल्कि सहयोग दे भी रहा है। नीतीश गौर हो गए? बस थोड़ी सी देर। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आजकल मल्टी अलाइनमेंट वाली है, मतलब किसी एक पावर ब्लॉक के साथ फुल्ली चिपकने वाली नहीं है, सबसे रिलेशन मेंटेन कर रखे हैं। और इसलिए क्वेश्चन में भी आपको बैलेंसवादी आंसर लिखना पड़ेगा, बैलेंसवादी होना पड़ेगा। चलो समझ में आया जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? सर ये कीवर्ड्स, ये ड्राफ्टिंग माइंड मैप में नहीं आ रही, जस्ट एक जनरल व्यू आ पा रहा है आंसर का, इतना स्पेसिफिक ये आंसर आसपास भी सोच नहीं पा रहा हूँ। क्षितिज कह रहा सोच नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब आप बहुत ही सोचनीय आदमी है, तो
और ये बहुत ही सोचनीय बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्षितिज, समझो। वंस यू कम इनटू इकोसिस्टम, अच्छा क्षितिज यू आर इन माय पीएम बैच, फार्म बैच, पब्लिक। आप बताओ 4 सेक्शन हुए, 4 अभी उसमें वो चैप्टर, 8 चैप्टर है, क्या आपको लग रहा है अगले 4 आपको समझ में नहीं आएंगे? ये नहीं लग रहा। ऑप्टिमिस्टिक हुए या नहीं? क्यों हुए? क्योंकि पिछला चैप्टर अगले से, अगला चैप्टर पिछले से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, और लगातार कंटिन्यूटी के साथ बैठे हुए नहीं। एक काम लगातार 7 दिन तक 2-2 घंटे कर लो, वो चीज आपको आने लगती है यार। और उसके बाद से आप यूट्यूब पे कोई वर्ल्ड अफेयर धवन सर का चैनल भी पढ़ोगे ना, सुनोगे, वो भी समझ में आने लगेगा। न्यूज़पेपर में भी कभी बिम्स्टेक लिखा गया तो अरे ये तो वही है जो सर ने डिस्कस किया था, अरे इसमें तो वो भी लिखा हुआ है, गेम्स होंगे। यस और नो? यू स्टार्ट कनेक्टिंग द थिंग्स। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आपको चीज रिलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, लेकिन इन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, एक बार इन्हीं आंसर्स को अपने साथ लिखोगे और मजे आ जाएंगे। यस और नो? चलिए मैंने ना अभी खुशी से एक सवाल पूछा, इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोगों को पूरा पूरा पता है सर इंडो पैसिफिक? सिर्फ ये पूछ लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडो पैसिफिक इन इंडियन सॉवरनिटी, हम पूरा लिख देंगे जी 5 नंबर का। अब फिर से कीवर्ड की बात आ गई, सर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं है तो लिखोगे कैसे? हाँ जी कि ना जी? ओए गाजियाबाद वाली लैंग्वेज में आ गई थी, सॉरी। चलिए वापस आते हैं, दिल्ली टाइप में आता है, एनसीआर में आते हैं। तो इंडो पैसिफिक मतलब होता है इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन मिलके बना हुआ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया। इस रीजन में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं और पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसमें से इन 5 में से चाइना को अलग करके यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक ग्रुप बना दिया, क्या है? क्वाड। तो बताओ जरूरी है या नहीं? यस, क्वेश्चन बन गया या नहीं? लेकिन अभी इतने पे छोड़ूंगा नहीं, अभी पूरा सुनो। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक रीजन आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, दुनिया का 60% से ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है। बस 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, 5 मिनट और बस। दूसरी बात, चाइना का एग्रेशन है, चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में पावर दिखाना चाहता है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यूएसए और अलाई चाहते हैं कि सी रूट्स ओपन रहें। चौथा, इंडिया के लिए क्या फायदे हैं? पहला, मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने का चांस है। दूसरा, क्वाड जैसे ग्रुप से डिफेंस स्ट्रेंथन करने का चांस है। और तीसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए ट्रेड और डिप्लोमेसी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। यस और नो? अगर हम ये सब चीज सोच पा रहे हैं तो लिख भी पाएंगे। तो इंडिया इंडो पैसिफिक को प्रमोट करने के लिए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड रीजन की शुरुआत करना चाहता है। इतना लिख दो बस, फिर तो फायदे और चैलेंजेस और सारी चीजें समझ में आ जाएगा। फिर चाहे आपको मलक्का पोर्ट की बात करनी हो, ट्रेड रूट्स की बात करनी हो, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करनी हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करनी हो, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करनी हो, वो तमाम बातें आ जाएंगी। तो वंस यू कम इनटू इकोसिस्टम, देन यू विल गेट द इवोल्यूशन इन योर मेंटल एबिलिटी। यस, यू आर ग्रेजुअली इवॉल्विंग योरसेल्फ बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, सो जितने लोग इस समय लाइव आए हैं, आप सब लोगों को एक ई बुक जरूर मिलेगी, और ई बुक के तौर पर कुछ बच्चों के पास पहले से है, कुछ बच्चों को अभी मैं दे देता हूँ। ये एक ई बुक है, इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। अप्रैल 2025 की करंट अफेयर का एक छोटा सा सेक्शन है इसके अंदर, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप सब लोग। और जिन्होंने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो वो लोग इसको कल तक मेरे को अपडेट देना कि आपने पूरी पढ़ ली है या नहीं। हाँ जी, जिसने डाउनलोड कर लिया एक बार डन लिख देना प्लीज। अब आपको पता लगा ये सिर्फ उन्हीं को मिली है जो आखिरी तक बने हुए थे, यानी डिमांड करने वाले सेशन की बहुत थे, फिर लाइव आने वाले भी थोड़े से थे, फिर लास्ट तक बने रहने वाले थोड़े से थे। तो ये आपको एक प्रोत्साहन के तौर पे है, और इसलिए दी जा रही है क्योंकि बिन स्टैक पेपर में 100% आएगा। ये बात बाद में करेंगे कि आपको कैसे पता था। चलिए मैं आपको आज एक नई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, पेपर कब बनेगा। डाउनलोड हो गया क्या सबका? डन हो गया? पहले आप डन वाली बात कर लो, फिर आगे वाली बात बताता हूँ। सर ऐसे ही मजाक कर रहे हो, पेपर कब बनेगा ये कोई पता होता है किसी को? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, पेपर कौन बनाएगा। और फिर बताऊंगा पेपर बनाने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी है तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है एग्जाम लिखने वालों से। अरे सर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, आप डरा रहे हो। दिव्या यादव जी नमस्ते, आपका पहला सेशन है, आप अनम्यूट करके बताओ कैसा लगा सेशन। सारे बच्चे बताओ बच्चों, सेशन कैसा लगा। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मेरे को सब लोगों को। आप सब लोगों को जैसा भी सेशन लगा है, आप मेरी मेल आईडी पर, जहाँ पर आपको लिंक मिला होगा ये, वहाँ पर आप इसका फीडबैक भेजोगे तो मेरे पास एक पीडीएफ और है, वो भी डायरेक्ट भेज दूंगा, बस उसकी एक एडिटिंग बाकी रह गई है।
तो वो भी मैं भेज दूंगा अगर आप फीडबैक भेजोगे तो। थैंक यू। यस दिव्या जी, हाउ वाज द सेशन? हेलो, लाइब्रेरी में हो क्या आप? Yes, sir. Sir, there was some network issue. No, sir. कैसा लगा सेशन? सर काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पीएम बैच भी लिया है बट मैं उसको लाइव अटेंड नहीं कर पाती थी। अब मन कर रहा है वो अभी लाइव लग रहा अटेंड है करने का? कि हाँ सर, मतलब अभी लग रहा है कि कैसे ना कैसे करके मैनेज करके टाइम अपना करना चाहिए मुझे। मैं रिकॉर्डेड ही देखती थी अब तक। अभी बहुत जल्द आप लोगों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ें भी आएगी। चलिए दिव्या जी, आज की कोई एक ऐसी बात बताओ जो आपको भूलोगे नहीं कभी। सर एक तो जियो पॉलिटिक्स और इंडो पैसिफिक ये चीज़ें और बीम स्टेक, लाइक हम हमेशा सुनते हैं ऐसे क्योंकि माइंडसेट ऐसा बन गया है सीजीएल का कि ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो आपने बोला कि रिटेंशन भी करना है कि बिना ऑप्शन के भी आप खुद से उसको सोच पाए। 4 ऑप्शन बात की बात है। हाँ सर, वही चीज़ तो जिंदगी वो में 4 एटीट्यूड ऑप्शन बहुत बार नहीं मिलते, कई बार एक ऑप्शन के साथ ही जिंदगी बितानी पड़ जाती है। एग्जाम्स के लिए सर। एग्जाम्स के लिए कह रहा हूँ मैं, आप क्या सोच रहे थे? ज्योत्सना ऐसे नहीं सोचना। ज्योत्सना ऐसे नहीं सोचना। चलिए, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं करता बिल्कुल भी, आपके करियर के साथ तो नहीं करूंगा। हाँ वैसे एक दो बार बोल दिया भारत पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, अमेरिका के बारे में, है ना? ठीक। बच्चे भाग गए आज तो सारे। ठीक। चलिए, अब इस चीज की शुरुआत करने के लिए अपन है ना, जितना भी अब पढ़ा है इसको डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए कुछ शुरुआत भी करनेंगे। और उसके अंदर अपन 10 से ज़्यादा कुछ लाइव सेशन लेंगे, और जितने लाइव सेशन लेते हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल देंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे कि ये थॉट कैसे अप्लाई होगा आपके एमसीक्यू के अंदर या आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हम 500 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको दे देंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग के, जिसमें सिर्फ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात नहीं होगी, आपके आइडिया ओरिजिनेशन के ऊपर भी बात होगी। और फिर डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ क्वेश्चन का मॉडल आंसर नहीं देंगे, उसका माइंड मैप भी देंगे कि कौन कौन से कीवर्ड होने चाहिए जो आप अंडरलाइन करोगे। और साथ ही साथ हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि अभी मई चल रहा है तो ये 8 महीनों का करंट अफेयर की ई बुक, जो सारा कंटेंट हमारा रीड ओनली मोड पे रहता है, जो कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जिसपे आपको मेहनत करनी है, नोट्स बनानी है, और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर काम करेंगे और इस लेवल पर काम करने की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो अपना लिंक विंक होगा और बाकी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें शुरुआत करेंगे। तो कितने लोग इस चीज़ के लिए एक बार इंटरेस्टेड हैं? ऐसे लोग अगर चाहें तो मेरे को बता सकते हैं एक बार चैट बॉक्स में। इन चीज़ों का जो सेशन है या पीडीएफ है वो सेशन शुरुआत करेंगे 26 मई से, और इनके अंदर अपन ई बुक भी दे देंगे और लेक्चर भी ले लेंगे और आंसर राइटिंग लाइव क्लास में लिखवा भी देंगे कुछ कुछ, और चेक भी करवा देंगे। और जितना बोला जा रहा है उससे ज़्यादा कुछ करते ही हैं, पीएम वाले बैच वाले जाते होंगे, इतना सब कुछ लाइव में मिल जाता होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेशन के तौर पर। ठीक है, तो इसका हम कोशिश करेंगे फटाफट से लिंक बना के संडे तक दे दें, ताकि आप लोगों की एक सीरियसनेस पता लग जाए और उस हिसाब से बैच को हमने कितना चला के और क्या करना है। हाँ, इसकी टाइमिंग अभी मेरे को पता नहीं है, पहले से 7 से 9 का बैच चल रहा है पीएम का, तो इसका टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगी, सुबह 7 से 9, क्योंकि 7 से 9 के बाद हमें भी ड्यूटी पे जाना होता है। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं हम, हमारा सेंटर है ना, मुखर्जी नगर के अंदर, है ना, वहाँ पहले से सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच, है ना। बाद में आप लोगों को टेस्ट सीरीज में बुला लेंगे, ठीक है, जब आप सारे चीज़ें कर लोगे तो टेस्ट सीरीज में वहाँ बुला लेंगे। और मेरा मन था अगले संडे, एक तो कल संडे, एक अगले संडे आप सब लोगों का मीटअप करवा लें जो आसपास रहते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन अभी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही इमिनेंट, अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू हैपन नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपके, और गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो आप लोग आओगे और आपके रैशेज हो जाएंगे या आपके कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फिर आप बस वही काम कीजिए जो घर पे आसपास बैठ के करते हैं, क्रंची क्रंची के मोमोज खाइए, है ना, मैदा खाइए, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे ना केवल पेट मोटा हो बल्कि दिमाग भी मोटा हो, है ना। या फिर आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे लगातार काम करते रहिए। तो फॉर्मल सेशन में रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सीबीएसई 2025 प्रैप पर जुड़ जाएं, और जो लोग हमारी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर भी और चैट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।